रिकॉर्डिंग का मैसेज करो, स्क्रीन शेयर। देखो हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इसमें कर रहे थे, वो कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, वो होगा सैटरडे। हम जो एक्स्ट्रा क्लास देंगे उसमें करवाएंगे, क्योंकि उसमें सारा चीज हो चुका है, हम लोग का बस क्वेश्चन बाकी है, ठीक है। तो आज हम लोग कॉस्ट शीट करेंगे, और जिनका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हो रहा है सिर्फ उन्हीं को सैटरडे वाला एक्स्ट्रा क्लास ज्वाइन करना है, ठीक है। वो हम बता देंगे, फिर से मैसेज करेंगे तो। अच्छा, तो आज हम लोग स्टार्ट कर देंगे कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट क्या है, तो उसके लिए हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि मान लो कि किसी का टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, ठीक है, कोई टी शर्ट बनाता है, ठीक है। मान लो कि मिस्टर ए, इनका काम क्या है, टी शर्ट मैन्युफैक्चर करना। अब इनको सबसे ज्यादा जो डिसाइड करने में प्रॉब्लम होगा वो है सेलिंग प्राइस, ठीक है, कि एक टी शर्ट हम कितने में बेचे, ठीक है। देखो ये कैसे टी शर्ट बेचे, मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो, ये इन्हें तो पता करना पड़ेगा, क्योंकि कोई बिजनेस क्यों करता है, ताकि बिजनेस करके उसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, वो भी पता कर सके, ठीक है। अब अगर सेलिंग प्राइस डिसाइड करना है इनको कि हम कितने में बेचे ताकि मेरा प्रॉफिट या लॉस जो भी है मुझे पता चले, तो सेलिंग प्राइस के लिए वो खुद डिसाइड कर सकते हैं, खुद का नॉलेज हो तो। अदरवाइज क्या करना पड़ेगा, उन्हें किसी कॉस्ट अकाउंटेंट के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मली कॉस्ट अकाउंटेंट ये सब काम करते हैं, कॉस्ट का डिसाइड करना, ठीक है। तो जो भी हो, किसी नॉलेजेबल पर्सन के पास जाना पड़ेगा, जो मतलब जो नॉलेजेबल है, वो बता सकता है कि एक टी शर्ट का कितना सेलिंग प्राइस होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ज्यादा ओवर प्राइस करेंगे तो भी मार्केट में नहीं बिकेगा, अंडर प्राइस होगा तो हमारे लिए लॉस हो जाएगा। तो फिर सेलिंग प्राइस अगर पूछना है तो वो अगर किसी भी पर्सन को, नॉलेजेबल पर्सन को पूछते हैं, तो वो बोलेंगे कि सबसे पहले सेलिंग प्राइस आइडेंटिफाई करने के लिए हमें दो चीज पता होना चाहिए। एक तो होता है एस्टिमेटेड कॉस्ट, कि एक टी शर्ट बनाने का कॉस्ट कितना पड़ रहा है, और दूसरा होता है, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम। और एक होता है प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। ये दोनों आइडेंटिफाई होना चाहिए सेलिंग प्राइस डिसाइड करने के लिए, कॉस्ट और प्रॉफिटेबिलिटी। अगर ये दोनों आइडेंटिफाई हो जाएगा तो एस्टिमेटेड कॉस्ट यानी कॉस्ट, और प्रॉफिटेबिलिटी यानी प्रॉफिट, और ये दोनों को अगर हम लोग ऐड कर लेते हैं तो हम लोग अपने किसी भी प्रोडक्ट का, ये तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया, किसी भी प्रोडक्ट का हम लोग क्या डिसाइड कर सकेंगे, सेलिंग प्राइस डिसाइड कर सकेंगे। तो प्रॉफिटेबिलिटी जो है ना, वो मिस्टर ए आराम से बता देंगे। मतलब देखो उनका एक तो मतलब टारगेट होगा ना कि मुझे ना एक शर्ट बना के कम से कम इतना कमाना है, ठीक है। तो मतलब एक वैल्यू, मतलब वैलिड उनको बताना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं एक शर्ट बेच के हम लाख कमा लेंगे, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो जैसे नॉर्मल एक क्लोथ्स बिजनेस के ऊपर डिपेंड करके वो बोल सकते हैं कि एक एक शर्ट बेच के कम से कम मेरा 100 रुपए रह जाए या 50 रुपए रह जाए, जो भी हो, कम से कम उतना होना चाहिए। तो प्रॉफिट जो है ना, वो ओनर फिर भी बता सकता है कि मुझे इतना प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। अब वो रियलिटी में होगा नहीं होगा वो दूसरा बात है, लेकिन हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि मुझे इस बिजनेस से इतना परसेंट प्रॉफिट कमाना है या इतना कमाना है। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग कॉस्ट कैसे आइडेंटिफाई करें, ठीक है। प्रॉफिट तो लग रहा है कि भाई एक शर्ट बेच के ना कम से कम 50 रुपए कमा ले, हमें ऐसा लग रहा है। लेकिन जब तक कॉस्ट पता नहीं होगा तब तक हम लोग सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड करेंगे। तो ये कॉस्ट पता करना ही मेन बात हो जाता है। तो जो हम लोग किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट का जब एस्टिमेटेड कॉस्ट बनाते हैं कि हाँ ये चीज बनाने में मेरा ये खर्चा हो सकता है, उसको जब हम लोग एक स्टेटमेंट में दिखाते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट शीट। जब हम लोग उसको एक स्टेटमेंट में दिखाते हैं तो हम लोग उसको कॉस्ट शीट बोलते हैं। तो ये जो कॉस्ट आइडेंटिफाई करेंगे ना, उसी के लिए हम लोग बना लेंगे कॉस्ट शीट, ठीक है। तो ये होगा कॉस्ट शीट का कंसेप्ट, कि कॉस्ट शीट हम लोग क्यों प्रिपेयर करते हैं, ताकि हम लोग जो भी प्रोडक्ट बना के बेचना चाहते हैं, उस प्रोडक्ट
को बनाने में क्या खर्चा लगा, बनाने में क्या खर्चा लगा, उसी को तो कॉस्ट बोलते हैं। बनाने में क्या खर्चा लगा, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। तो यहाँ पर एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या, मेरा ये खर्चा लग सकता है, क्योंकि देखो सारा चीज जो है परफेक्ट हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, कुछ हमारा एस्टिमेटेड होगा। जैसे कि ओवरहेड का खर्चा, ठीक है, जैसे कि ओवरहेड का खर्चा एस्टिमेटेड होता है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल। जैसे ये मैंने ओवरहेड जो चैप्टर हुआ लास्ट, ठीक है, जिन्होंने किया उनको पता है, बाकी मैंने बेसिक क्लास में भी ये सारा चीज बता रखा है, ठीक है। ओवरहेड का खर्चा, जैसे एक एग्जांपल दे देते, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल। अब पूरा फैक्ट्री 1 मंथ चलने के बाद, फैक्ट्री में मशीन वगैरह, उसके बाद ही इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, ठीक है। तो अब हम लोग ऐसा थोड़ी है कि पूरा प्रोडक्ट बनने के बाद जब इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा फिर उस खर्चे को प्रोडक्ट में ऐड करने के बाद बेचेंगे, ये तो पॉसिबिलिटी से है नहीं। जैसा जैसा प्रोडक्ट बन के रेडी होगा हमें बेचना पड़ेगा। तो कुछ खर्चे हमें पता होता है कि हाँ ये इसमें इतना खर्चा लगा है, कुछ खर्चा हमें एस्टिमेटेड लेना पड़ता है कि हाँ एक शर्ट पे कितना इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा लगाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता ना, जब बिल आएगा तब पता चलेगा कि एक्चुअली मेरा इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कितना हुआ। तो इसीलिए इसे हम लोग एस्टिमेटेड कॉस्ट बोलते हैं। तो बेसिकली कॉस्ट शीट का मतलब यही हो गया, हम लोग जो भी प्रोडक्ट बना के बेचना चाहते हैं उस प्रोडक्ट को बनाने में क्या क्या खर्चा लगा है उसका एक पूरा स्टेटमेंट, जिसको कॉस्ट शीट बोलते हैं। अब ये स्टेटमेंट कैसे बना हुआ है उसका जो है अपना फॉर्मेट होता है। बेसिकली फंक्शनल बेसिस पे जब हम लोग कॉस्ट को डिवाइड करते हैं, जैसे फैक्ट्री का कॉस्ट, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का, उस बेसिस पे कॉस्ट शीट बनता है, ठीक है। तो अभी हम लोग बनाएंगे क्या, कॉस्ट शीट कैसे बनेगा, ठीक है, उसका फॉर्मेट देखेंगे और उसके बाद हम लोग कॉस्ट शीट का क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा और लिखवा देते हैं, जो मैंने बोला। पॉइंट 1 में लिखो, इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि ये एक स्टेटमेंट है जहां पर हमें एस्टिमेटेड कॉस्ट और प्रॉफिटेबिलिटी भी मिल जाता है। तो जो प्रॉफिट हम लोग सोच रहे हैं कि हाँ इतना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो वो भी ऐड कर देंगे, करने से सेलिंग प्राइस पता चलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर, अब हर एक कॉस्ट शीट में प्रॉफिट दिखाया जाए ऐसा जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है। अगर देखो कॉस्ट शीट बनाने बोलेगा तो कॉस्ट तो जरूर हमारे पास रहेगा, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी हर एक क्वेश्चन में रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है। कभी प्रॉफिट हमें बताया जाएगा तो हम लोग ऐड करके सेलिंग प्राइस लिखेंगे, अगर प्रॉफिट नहीं बताया जाएगा तो सिर्फ कॉस्ट दिखाएंगे। वो तो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन कैसे हमें दिया गया है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे, इट इज डिजाइन टू शो output of a output of a particular accounting। ये मैंने शॉर्ट में अकाउंटिंग लिखा है, तुम लोग पूरा स्पेलिंग लिख लो, नहीं तो बाद में नहीं समझ पाओगे। तो अकाउंटिंग पीरियड along with the breakup of cost। एक बार बता देते हैं यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, इट इज डिजाइन, मतलब ये कॉस्ट शीट इस तरीके से डिजाइन किया गया है, टू शो आउटपुट ऑफ ए पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। तो किसी एक अकाउंटिंग पीरियड का हम लोग कॉस्ट शीट बनाते हैं। जैसे कि हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, हम लोग इस मंथ में 1000 पीसेस टी शर्ट बनाएंगे, ठीक है, एक महीने में। तो हम लोग एक महीने का 1000 पीसेस टी शर्ट का क्या कॉस्ट होगा उसके लिए हम लोग कॉस्ट शीट बना रहे हैं। तो कोई भी पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के लिए हम लोग कॉस्ट शीट बना सकते हैं। हम लोग क्या आउटपुट कर रहे हैं अपने फैक्ट्री में उसके अकॉर्डिंग, जैसे मैंने बोला 1000 पीसेस टी शर्ट, ठीक है। तो जो भी आउटपुट होगा उसके हिसाब से, और जो भी अकाउंटिंग पीरियड के लिए हम लोग चाहे कॉस्ट शीट बना सकते हैं, वो किसी मंथ का हो सकता है, वीक का हो सकता है, ईयरली हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन में हमें बता देगा, क्वेश्चन तो पढ़ने से ही पता चलेगा कि डेटा जो गिवन है वो हम लोग का ईयरली है कि मंथली है, तो उस हिसाब से हमें लिखना पड़ेगा। अलोंग विद द ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट, मतलब वहां पर हमें कॉस्ट का ब्रेकअप भी मिल जाएगा। ब्रेकअप का मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में कॉस्ट को हम लोग ब्रेक करके दिखाएंगे। अब ये ब्रेकअप फंक्शन वाइज होगा, ठीक है, जैसे फैक्ट्री का खर्चा अलग दिखाएंगे, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का अलग दिखाएंगे, तो इसीलिए लिखा हुआ है कि ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर लिख लेंगे 3rd नंबर पॉइंट में, इट प्रोवाइड्स
information good afternoon Abhishek. Good afternoon, ma'am. It provides informations relating to cost per unit at different stage of the total cost of production. ये वाला मैंने लिखा है कि इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कॉस्ट पर यूनिट। हमें एक यूनिट का कॉस्ट भी पता चल जाएगा। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि अगर हम लोग 1000 पीसेस टी शर्ट बनाना चाहते तो उसके लिए हम लोग कॉस्ट शीट बना सकते हैं। अगर ये 1000 पीसेस टी शर्ट हम लोग 1 मंथ में रेडी करना चाहते तो हम लोग फिर अकाउंटिंग पीरियड हमारा 1 मंथ हो जाएगा, आउटपुट हम लोग का 1000 हो जाएगा और कॉस्ट को हम लोग ब्रेक करके दिखाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ 1000 पीसेस बनाने में इतना खर्चा होगा, ऐसा नहीं, कहाँ कहाँ खर्चा होगा उसको हम लोग एक एक खर्चा बताएंगे ब्रेक करके, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उसके बाद फिर क्या बोला है कि देखो सिर्फ टोटल में ही कॉस्ट पता चलेगा ऐसा बात नहीं। कॉस्ट शीट एक ऐसा स्टेटमेंट है जहां पर हमें पर यूनिट का कॉस्ट भी पता चलेगा। मतलब 1000 पीसेस बनाने का खर्चा तो पता चलेगा ही, एक पीस बनाने का कितना खर्चा है वो भी हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल सा बात है। अगर हम लोग 1000 पीस का डिटेल्स निकाल रहे हैं तो एक पीस का भी निकाल सकते हैं ना, जो भी खर्चा डिवाइडेड बाई 1000 करने से ही तो पता चल जाएगा। तो कॉस्ट शीट एक ऐसा फॉर्मेट है जिसके थ्रू से हम लोग टोटल कॉस्ट तो निकाल ही सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड का, किसी एक पर्टिकुलर आउटपुट के लिए, एज वेल एज हम लोग कॉस्ट पर यूनिट भी निकाल सकते हैं हर एक स्टेज पे। स्टेज का मतलब वही ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट बोला है ना। तो जैसे देखो कभी तुम लोगों ने अगर कॉस्ट शीट किया, जैसे किसी का कॉलेज हो गया, तुम लोग का कभी क्या है, या फिर स्कूल में भी कॉस्ट होता है बंगाल बोर्ड में, तो वहां पर भी कॉस्ट शीट रहता है, ठीक है। 11 में शायद रहता है, मुझे अभी तो याद नहीं आ रहा है बट रहता है, ठीक है। 11 या 12 मुझे ध्यान नहीं आ रहा है बट रहता है। तो वहां भी अगर तुम लोगों ने कभी भी किया है कॉस्ट शीट, ठीक है, तो वहां ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट कैसे रहता है, वही फैक्ट्री का, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का, मेनली ये तीन, और एक प्राइम कॉस्ट, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो ये ब्रेकअप या फिर डिफरेंट स्टेज का मतलब वही बताया जा रहा है कि जैसे स्टेज वाइज हम लोग कॉस्ट दिखाएंगे या फिर जैसे ब्रेकअप वाइज कॉस्ट दिखाएंगे तो हमें टोटल का भी पता चलेगा एज वेल एज कॉस्ट पर यूनिट का भी पता चलेगा। फिर 4th नंबर पे लिखेंगे ऑल कॉस्ट related to manufacture of product and its administration and marketing are added up। ये डी लिखा है मैंने, एडेड अप। तो यहाँ लिखा है मैंने ऑल कॉस्ट रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर, मतलब मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने से रिलेटेड हर एक खर्चा एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड मार्केटिंग आर एडेड अप। तो मैंने अभी जो बोला ना कि स्टेज या ब्रेकअप मतलब क्या होगा, तो हम लोग को कॉस्ट को 3 स्टेज या 3 पार्ट में ब्रेकअप करने के लिए बोला जाएगा। एक तो हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड यानी फैक्ट्री का खर्चा, दूसरा हो जाएगा ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का जिसको मैंने यहाँ पर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन लिखा, और एक मार्केटिंग का यानी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नाम दिया जाता है इसको। इसके बाद 5th पॉइंट में लिखना है आफ्टर एडिंग द डिजायर्ड प्रॉफिट डिजायर्ड प्रॉफिट सेल्स वैल्यू may be determined।
तो जैसे कॉस्ट हम लोग जो भी ऐड कर लेंगे, ये देखो ऐड करना पड़ेगा ना ऐसे 3 स्टेज में, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग। उसके बाद हम लोग डिजायर्ड प्रॉफिट, डिजायर्ड प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट का जो बात है ना, वो ओनर डिसाइड करता है कि मुझे एक चीज पे कितना कमाना है। ऑब्वियसली मार्केट उस पर रूल करेगा, हम लोग कोई भी प्रॉफिट लगा के प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, लेकिन नॉर्मली जो है हम लोग अपना डिजायर्ड प्रॉफिट इसे बोलेंगे कि हाँ मुझे इतना कमाना है इस बिजनेस से, तो उसके हिसाब से। तो अगर प्रॉफिट ज्यादा कमाना है तो फिर कॉस्ट को कम करने का कोशिश करना पड़ता है, ठीक है। तो जो भी है, तो यहाँ पर बोला है आफ्टर एडिंग द डिजायर्ड प्रॉफिट सेल्स वैल्यू हमें पता चल जाएगा। तो सेल्स वैल्यू पता करने के लिए हम लोग फिर कॉस्ट शीट बना सकते हैं। ये कितना इंपॉर्टेंट है सेल्स प्राइस को पता करने के लिए कॉस्ट शीट, वही मैंने यहाँ पर पॉइंट वाइज लिखवा है। बाकी अगर कॉस्ट शीट का बारे में कुछ पूछे तो ये पढ़ने से समझ में आता है कि कॉस्ट शीट ये होता है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि कॉस्ट को हम लोग मेनली कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं। वैसे तो कॉस्ट को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, तो अभी हम एलिमेंट वाइज बताएंगे। अगर बेसिक का क्लास याद है तो फिर देख सकते हो कि कॉस्ट को एलिमेंट वाइज डिवाइड किया जाता है। एलिमेंट वाइज तीन तरीके का कॉस्ट होता है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट, लेबर का कॉस्ट और अदर एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर लिख रहे हैं रॉ मटेरियल कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और अदर एक्सपेंसेस। और ये सभी कॉस्ट को हम लोग दो पार्ट में फर्दर डिवाइड करेंगे, एक हो जाएगा डायरेक्ट, एक हो जाएगा इनडायरेक्ट। तो मटेरियल का भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, लेबर का भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, अदर एक्सपेंसेस का भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट खर्चे में डिफरेंस क्या होता है कि जो भी खर्चा हमें फिनिश गुड्स बनने के बाद 1 यूनिट फिनिश गुड्स में हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट खर्चा, ठीक है, चाहे वो मटेरियल हो, लेबर हो या कुछ और हो। और अगर 1 यूनिट फिनिश गुड्स में आइडेंटिफाई करना उतना आसान नहीं होता है, तब हम लोग उस खर्चे को इनडायरेक्ट बोलते हैं। जैसे मैंने आज एग्जांपल टी शर्ट का लिया, तो जो कोई अगर टी शर्ट बना के बेच रहा है, ठीक है, तो उसमें लगने वाले शर्ट का, टी शर्ट का जो भी मटेरियल है, जैसे कि जो कपड़ा उसमें लगने वाला है, वो हम लोग का डायरेक्ट रॉ मटेरियल होगा, ठीक है, क्योंकि कपड़ा मटेरियल हो गया। हमें पता है कि एक टी शर्ट का साइज के अकॉर्डिंग कितने रुपए का कपड़ा लगता है, लेकिन उसको सिलाई करने में कितने रुपए का धागा लगा, ये हम लोग इजीली टी शर्ट को देख के नहीं बता सकते कि इसमें 5 रुपए का धागा यूज हुआ कि 15 रुपए का। वो बताना उतना आसान नहीं है, क्योंकि धागा यूज होते जाता है नॉर्मल तरीके से, ठीक है, तो हम लोग वो इतनी इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट हो गया वो टी शर्ट पे लगने वाला कपड़े का खर्चा, इनडायरेक्ट खर्चा हो गया जो उस पे धागा लगा है वो वाला, ठीक है। अच्छा, अब लेबर का जैसे अगर बताए, जो टेलर उस टी शर्ट को बना रहा है तो वो बता देगा कि हम एक टी शर्ट बनाने का इतना रुपए लेंगे, ठीक है, 500 रुपए लेंगे कि 400 रुपए लेंगे, जो भी, तो वो हमें पता है टी शर्ट देख के कि एक टी शर्ट बनाने का हम लोगों ने लेबर खर्चा कितना दिया। तो इसे बोलते हैं डायरेक्ट लेबर, ठीक है। इनडायरेक्ट लेबर क्या हो जाएगा, अब फैक्ट्री में जो है सुपरवाइजर भी है, जो फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को सुपरवाइज करने के लिए रखा जाता है, तो सुपरवाइजर को सैलरी दिया जाता है। तो जैसे टी शर्ट बन के रेडी हुआ, एक टी शर्ट देख के हम लोग ये तो नहीं बता सकते हैं कि सुपरवाइजर को देने वाले सैलरी में से इस टी शर्ट में कितना खर्चा लगा है, ठीक है। तो वो होता है इनडायरेक्ट खर्चा, ठीक है। और रॉ मेटेरियल और लेबर के अलावा अगर कोई खर्चा है, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून मैम। और रॉ मटेरियल और लेबर के अलावा अगर कोई खर्चा है जिसको हम लोग 1 यूनिट फिनिश गुड्स में आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो डायरेक्ट खर्चा, नहीं कर सकते तो इनडायरेक्ट खर्चा, ठीक है। तो ये मैंने बेसिक में एक बार बताया था, बट एक बार फिर से रिकॉल करवा दिया, क्योंकि हमें कॉस्ट शीट में ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट शीट क्या, पूरे कॉस्ट में ही ये मेन बात है कि डायरेक्ट खर्चा क्या होता है, इनडायरेक्ट खर्चा क्या होता है। अब सभी डायरेक्ट खर्चे को जब हम लोग ऐड करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। जितने भी डायरेक्ट वो सबको जब हम लोग ऐड करते हैं उसे हम लोग बोल देते हैं प्राइम कॉस्ट। और जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं उन सबको ऐड करने से इसको बोला जाता है ओवरहेड कॉस्टिंग में। इनडायरेक्ट खर्चे को ऐड करने से हम लोग बोलेंगे ओवरहेड। और ओवरहेड को यहाँ पर हम लोग फंक्शन वाइज जो है डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये फंक्शन लिखा है मैंने, फंक्शन वाइज डिवाइड करेंगे। तो फंक्शन में क्या क्या आ जाएगा, 3 फंक्शन, यहाँ पर 3 फंक्शन के बेसिस पे कॉस्ट शीट बनेगा। एक हो जाएगा हम लोग का फैक्ट्री ओवरहेड,
फैक्ट्री का खर्चा, ठीक है। फिर हो जाएगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पर वही लिखवाया है, ऑल कॉस्ट रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट यानी फैक्ट्री कॉस्ट, इट्स एडमिनिस्ट्रेशन यानी ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, एंड मार्केटिंग यानी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, तो यहाँ पर पूरा प्रोसेस होता कैसे है, देखो जैसे कि हम लोग कोई भी रॉ मटेरियल अपने प्रोडक्शन के लिए लाएंगे, मतलब जो भी प्रोडक्ट हम लोग प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो हर एक प्रोडक्ट का तो एक रॉ मटेरियल होगा कि ये बनाने के लिए ये रॉ मटेरियल, जैसे टी शर्ट बनाने के लिए कपड़ा चाहिए, फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी चाहिए, ठीक है। और अगर मिट्टी के बर्तन कोई बना रहे तो उसके लिए क्ले चाहिए यानी मिट्टी चाहिए, जो भी हम लोग बनाएंगे, ठीक है, तो उसके लिए हमें उस तरीके का रॉ मटेरियल चाहिए। फिर रॉ मटेरियल प्रोसेस होता है, ठीक है, फैक्ट्री में, तो फिर वो फिनिश गुड्स में ट्रांसफर हो जाता है। ये मैंने फिनिश गुड्स लिखा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। और प्रोडक्शन का काम जहां पर होता है, और प्रोडक्शन के काम में जो भी खर्चा लगता है, प्रोडक्शन का काम कहाँ होता है, फैक्ट्री में, और फैक्ट्री में जो भी खर्चा लगता है उसको हम लोग बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जैसे ही प्रोडक्शन का काम हुआ, इसके बाद नेक्स्ट जो खर्चा है वो होता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का खर्चा। अब ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन को भी ना दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। एक होता है रिलेटेड टू प्रोडक्शन, और एक होता है नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। तो रिलेटेड टू प्रोडक्शन और नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन में जैसे कि कुछ एग्जांपल्स देने से समझ में आ जाएगा। सुपरवाइजर को दिया गया सैलरी, एम्प्लॉय हु कंट्रोल मटेरियल, और नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन का एग्जांपल देते हैं, अकाउंटेंट सैलरी, जनरल एम्प्लॉय, ठीक है। तो देखो हम बताते हैं, मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया है कि जो हमारा कॉस्ट शीट बनेगा वो कैसे काम होता है उसके बेसिस पे कॉस्ट शीट बनता है। सबसे पहले रॉ मटेरियल खरीदा जाएगा, ठीक है, फिर उसको प्रोसेस किया जाएगा, प्रोसेस जब होगा तब लेबर लगेगा, ठीक है, फिर वो फिनिश गुड्स बनेगा। तो ये पूरा काम कहाँ हो रहा है, फैक्ट्री में हो रहा है। इसी को हम लोग प्रोडक्शन बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, यहाँ जो भी खर्चा लगेगा प्रोसेसिंग के काम में। उसके बाद ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, इसको दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया, एक है रिलेटेड टू प्रोडक्शन, एक है नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। तो रिलेटेड टू प्रोडक्शन में देखो जैसे कि सुपरवाइजर, तो सुपरवाइजर कहाँ सुपरवाइज करेगा, फैक्ट्री के अंदर जो वर्कर काम कर, फिर कोई इंप्लॉय को हम लोगों ने ऐसे किसी पर्सन को काम पे रखा है जो मटेरियल को कंट्रोल करता है कि मटेरियल कैसे यूज हो रहा है, कहीं वेस्टेज तो नहीं हो रहा है, ठीक है, मटेरियल कितना कम है, कब ऑर्डर देना पड़ेगा, तो ये सारी चीजों के लिए हम लोगों ने एक इंप्लॉय को रखा हुआ है, ठीक है। तो उनको जो सैलरी दे रहे हैं, तो वो हम लोग का क्या हो जाएगा, वो हम लोगों का रिलेटेड टू प्रोडक्शन हो जाएगा, क्योंकि देखो दोनों ही प्रोडक्शन के काम के साथ रिलेटेड है, पढ़ने से ही समझ में आएगा। नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन का मतलब हो जाएगा जो प्रोडक्शन के काम के साथ रिलेटेड नहीं है, जैसे कि कोई अकाउंटेंट है तो उनका प्रोडक्शन के साथ कोई दूर दूर तक कोई लिंक नहीं है, उनको कभी फैक्ट्री नहीं जाना पड़ता है, ठीक है। बाकी ये सुपरवाइजर हो गया, इन सब तो फैक्ट्री में ही जो है फैक्ट्री रिलेटेड काम करना पड़ता है, तो दैट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन। और जिनका काम फैक्ट्री रिलेटेड नहीं है, सिर्फ ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन प्योरली संभालते हैं, तो उन्हें बोला जाता है नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ठीक है। तो फिर जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अकाउंटेंट को दिया गया सैलरी है, या फिर ऐसे कोई जनरल इंप्लॉइज जिनका फैक्ट्री में कोई काम नहीं है लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं, ठीक है। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड।
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अच्छा, अब इसमें लिख लेते हैं सेल रिलेटेड एक्सपेंसेस और मार्केटिंग एक्सपेंसेस लाइक एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग कमीशन, एटसेट्रा। अब इसके बाद जो खर्चा है वो है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का, मार्केटिंग का। तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का मतलब सेल रिलेटेड एक्सपेंसेस, या फिर मार्केटिंग मतलब प्रोडक्ट को बिकवाने के लिए अगर हमें कुछ एडवर्टाइजमेंट वगैरह करना पड़ रहा है वो, ठीक है। तो जैसे कि एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, सेल्समैन को दिया गया कमीशन, सेल्समैन सैलरी, इस तरीके का बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। हमें तो पढ़ के समझना पड़ेगा, ठीक है। लिस्ट तो हम नहीं लिखवा सकते कि कितना सारा मतलब ऐसा खर्चा हो सकता है। तो क्वेश्चन में आएगा, पढ़ के पता चलेगा कि खर्चा से मार्केटिंग वाला है कि फैक्ट्री वाला है कि ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन वाला है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट शीट। सबसे पहला तो कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, तो एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। सेकंड लिखेंगे कंट्रोलिंग कॉस्ट। थर्ड फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। सबमिटिंग ऑफ टेंडर। तो मैंने ये 4 पॉइंट लिखा है। इसको जब अगर ऐसा थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछा तो इसको लैंग्वेज करके थोड़ा बहुत समझा के लिखना पड़ेगा। तो मैंने मेन मेन पॉइंट लिख दिया। जैसे कि असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, हम लोग कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए कॉस्ट शीट बनाते हैं, ठीक है। कंट्रोलिंग कॉस्ट, देखो अगर हमारे पास हम एक डेटा रहेगा ना कि हम लोग प्रीवियस ईयर में ये प्रोडक्ट बनाए थे, उस पे ये खर्चा लगा था, ठीक है। तो नेक्स्ट जब हम लोग बनाएंगे तो हमारा कॉस्ट कंट्रोल में रहेगा। अगर मेरे पास प्रीवियस डेटा ही अवेलेबल नहीं है कि पहले मैंने इस सेक्टर में कितना खर्चा किया था, ठीक है, तो अभी अगर हम बनाएंगे तो मेरा खर्चा ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है वो मुझे कैसे पता चलेगा। अगर मेरे पास पहले से कोई डेटा अवेलेबल रहेगा तब ना हम पता कर सकते हैं कि मेरा प्रीवियस ईयर का खर्चा ज्यादा था कि इस साल का। तो मुझे अगर मेरे कॉस्ट को कंट्रोल में रखना है तो मुझे प्रीवियस कोई डेटा चाहिए। तो अगर हम कॉस्ट शीट बना के रखेंगे तो हम अपना कॉस्ट को कंट्रोल में भी रख सकते हैं। तो और जो थर्ड नंबर पॉइंट में लिखा है मैंने, दैट इज फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। तो ये तो मैंने एकदम स्टार्टिंग में ही समझाया कि अगर कोई अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कितने में बेचे, सेलिंग प्राइस आइडेंटिफाई करना। तो फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस में तो हमें कॉस्ट शीट हेल्प करेगा, क्योंकि कॉस्ट शीट में कॉस्ट पता चलेगा, फिर हम लोग अपना डिजायरेबल प्रॉफिट लगा के सेलिंग प्राइस डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है सबमिटिंग ऑफ टेंडर। तो अगर हमें टेंडर, मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने टेंडर बुलाया है कि टेंडर में लिखा है कि मुझे ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, हम लोग वो प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे अपना टेंडर जो है वो सबमिट करना है, ठीक है, तो मतलब मुझे ये बताना है कि हम अपना मतलब कोटेशन देना पड़ेगा ना, ठीक है। कोटेशन देना पड़ेगा कि मेरा ये प्रोडक्ट हम इतने में बेचेंगे। तो कोटेशन हम तभी दे सकते हैं ना मेरे पास अगर डेटा अवेलेबल होगा कि मेरा ये प्रोडक्ट बनने में कितना पैसा खर्चा होता है। तो तभी बोल रहा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट शीट में कि सबमिटिंग ऑफ टेंडर के लिए भी कॉस्ट शीट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग टेंडर सबमिट तभी कर पाएंगे कोटेशन प्राइस के साथ जब मेरे पास एस्टिमेटेड कॉस्ट अवेलेबल होगा, फिर हम उस पर डिजायरेबल प्रॉफिट लगा के जो है अपना टेंडर सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट, ठीक है। अभी थोड़ा ना हम लोग लिखेंगे, उसके बाद ही हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। अभी लिखेंगे तो पूरा हम लोग का जो भी ओवरऑल कंसेप्ट चाहिए वो क्लियर हो जाएगा, उसके बाद ही क्वेश्चन स्टार्ट कर पाएंगे। तो अभी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं होगा, लिखना पड़ेगा। फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट,
तो दो तरीके का फॉर्मेट होता है, एक होता है बेसिक फॉर्मेट और एक होता है डिटेल्स फॉर्मेट। सबसे पहले हम बेसिक फॉर्मेट लिखवा देते हैं, लेकिन हम लोग को नॉर्मली क्वेश्चन जो है ना वो हम लोग को डिटेल्स फॉर्मेट में ही करने के लिए दिया जाएगा। बेसिक भी होगा बट ज्यादातर डिटेल्स फॉर्मेट ही हमारा काम आएगा। दोनों ही देखना पड़ेगा, ठीक है, क्वेश्चन कैसा आएगा उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। बेसिक फॉर्मेट में हम बेसिक फॉर्मेट बना लेते हैं। सबसे पहले लिखना पड़ेगा, यहाँ पर हम कॉस्ट का ही फॉर्मेट बना रहे, इसके नीचे और इसके नीचे ये वाला बना देंगे। अगर तुम लोग का जगह नहीं है, तुम लोग बेसिक फॉर्मेट बोल के पूरा बना सकते हो, ठीक है। तो मेरा क्योंकि पेज बड़ा है तो हम बना सकते हैं, तुम लोग का नहीं जगह है तो हेडिंग करके बना लो अलग से। तो सबसे पहले लिखेंगे प्राइम कॉस्ट आता है, उसके बाद फैक्ट्री, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया ये वाला चीज को लिखना है। पहला आ जाएगा डायरेक्ट रॉ मेटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं चार्जेबल एक्सपेंस। अगर कहीं चार्जेबल एक्सपेंस ये लैंग्वेज मिले क्वेश्चन में तो उसका मतलब हो गया कि हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस का किया जा रहा है, ठीक है। प्राइम कॉस्ट ये सब मिला के होता है, मतलब सभी डायरेक्ट खर्चे मिला के होता है प्राइम कॉस्ट। अच्छा, प्राइम कॉस्ट हो गया। अब इसके बाद फैक्ट्री का खर्चा लगेगा तो इस पे ऐड कर देंगे। फैक्ट्री को क्या क्या नामों से जाना जाता है, एक होता है फैक्ट्री ओवरहेड, या फिर प्रोडक्शन ओवरहेड, या वर्क्स ओवरहेड, एक ही बात है। तो क्वेश्चन में जो भी देगा उस हिसाब से हमें लिख देना है, प्रोडक्शन ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड, एक ही बात है तीनों का। ये ऐड करने से आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट और वर्क्स कॉस्ट। तो हम लोग ओवरहेड को जैसे लिखेंगे उसी हिसाब से यहाँ पर लिख देंगे। जैसे अगर हम लोगों ने यहाँ लिखा है फैक्ट्री कॉस्ट तो फैक्ट्री ओवरहेड, तो नीचे फैक्ट्री कॉस्ट लिखेंगे। अगर ऊपर प्रोडक्शन ओवरहेड लिखा है तो प्रोडक्शन कॉस्ट, वर्क्स ओवरहेड लिखा है तो वर्क्स कॉस्ट, ठीक है। ओवरहेड का मतलब एक्सपेंसेस होता है, कॉस्ट का मतलब होता है लागत, कितना लगा ये करने के लिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ये ऐड करने से आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये ऐड करने से आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर ऐड हो जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स और टोटल कॉस्ट। प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस। तो जो ड्रॉ किया था देखो मैंने वैसे ही लिखा, सबसे पहले सभी डायरेक्ट खर्चे को लेके आ जाएगा प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट को मिलाएंगे, प्राइम कॉस्ट के बाद मतलब प्राइम का मतलब पहला मेन खर्चा, ठीक है। तो पहले तो देखो अगर टी शर्ट ही बनाना है तो पहले कपड़ा लेके आना पड़ेगा, टेलर को बुलाना पड़ेगा, अगर उस कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ वो पे करना पड़ेगा, उसके बाद ना प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। तो उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री में जब प्रोडक्ट बन के रेडी होगा तो उसमें ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड काम कर सकते हैं, और उसके बाद जब पूरा बन के रेडी हो जाएगा
विथ ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, तो फिर हम लोग उस पे एडवर्टाइजमेंट वगैरह, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग वाला काम होता है। उसके बाद हम लोग इसको प्रॉफिट लगा के बेच सकते हैं। अब डिटेल्स फॉर्मेट में जाते हैं। डिटेल्स फॉर्मेट में हम लोग का क्या क्या होगा, देखो सबसे पहले आ जाएगा हम लोग का प्राइम कॉस्ट ही आएगा। तो प्राइम कॉस्ट में आ जाएगा डायरेक्ट मेटेरियल, रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड, तो यहाँ पर लिखते हैं, इसमें भी सेम आएगा, डायरेक्ट रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड। लेकिन इस पे हम एक स्टार लगा देते हैं कि डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में हमें क्या क्या लिखना पड़ सकता है, या फिर इसके अंदर भी हम लिख सकते हैं। चलो इसके अंदर ही लिख देते हैं, डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में हम लोग का क्या क्या आ सकता है। ठीक है, तो क्या वो बेसिक वाले फॉर्मेट में नहीं आएगा? नहीं आ सकता है, हम यहाँ पर डिटेल्स लिख पा रहे हैं। जैसे हम लोग को अगर ये आइडेंटिफाई करना है कि हम लोग का कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ, ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या डिटेल्स में भी क्वेश्चन में हो सकता है, लाइक ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, अगर कोई रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है वो, फिर ऐड कर देंगे परचेज, अगर हम लोगों ने कोई रॉ मटेरियल परचेज किया है वो, तो उसमें यहां पर लिख देते हैं इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस लाइक कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, लेस कर देंगे, हम समझा देंगे, सारी चीजें समझा देंगे। लेस करना है सेल्स, सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ पैकेजेस। रॉ मेटेरियल अवेलेबल, रॉ मेटेरियल अवेलेबल लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल, यहाँ पर आ जाएगा रॉ मेटेरियल कंज्यूम। अच्छा, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम में, रॉ मटेरियल कंज्यूम का मतलब हो जाता है हम लोगों ने कितना रॉ मटेरियल यूज किया। ठीक है, तो अगर हम लोग के पास पहले से कोई रॉ मटेरियल पड़ा हुआ था, जब ये कॉस्ट शीट बन रहा है, जिस अकाउंटिंग पीरियड में अगर पहले से कोई रॉ मटेरियल अवेलेबल था जिससे ये प्रोडक्ट बन सकता है, जो हम लोग बनाना चाहते हैं, जिसका कॉस्ट शीट बनाना चाहते हैं, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेंगे। और अगर हम लोगों ने नया कोई रॉ मटेरियल खरीदा है तो उसको ऐड करेंगे। ठीक है, परचेज, तो परचेज करते वक्त अगर हम लोग का किसी तरीके का कैरेज इनवर्ट, फ्रेट इनवर्ट, मतलब रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक लेके आने के लिए जो भी खर्चा होगा वो रॉ मटेरियल के कॉस्ट के साथ ऐड हो जाएगा, परचेज कॉस्ट के साथ। फिर माइनस कर दिया सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ पैकेजेस, मतलब रॉ मटेरियल जिस पैकेट में आया था, ठीक है, जैसे पैकेजिंग में आया था, मान लो कि उसका कोई स्क्रैप वैल्यू है, कि ये पैकेट बिक जाता है मार्केट में स्क्रैप के भाव पे, तो अगर मान लो हम लोगों ने 50,000 का जो है रॉ मटेरियल खरीदा था, अब वो जिस पैकेट में आया था उस पैकेट को बेच के हमें 1,000 रुपए मिल गया। ठीक है, वो जो भी पैकेजिंग था उसका, तो फिर हम लोग बोल सकते हैं ना हमारा रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना पड़ा, 4,000 पड़ा, हम लोग आराम से बता सकते हैं। इसीलिए सेल ऑफ स्क्रैप अगर कुछ है तो हम लोग उसे लेस कर देंगे। ठीक है, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि हम लोग के पास कितना रुपए का रॉ मटेरियल है अवेलेबल है, जिससे हम लोग अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। अब प्रोडक्शन स्टार्ट होगा
तो जरूरी नहीं है कि पूरा ही रॉ मटेरियल यूज हो जाएगा, अगर कुछ बच जाता है तो वो माइनस कर देंगे। जैसे मान लो हम लोग के पास रॉ मटेरियल ये सब कैलकुलेट करके हमारे पास ओपनिंग स्टॉक में मान लेते 5 लाख का रॉ मटेरियल था हम लोगों ने, और 10 लाख का रॉ मटेरियल खरीदा, और हम लोगों का जो स्क्रैप वैल्यू आया वो मान लेते 1 लाख का आया। तो इसका मतलब हम लोग के पास 15 लाख का जो है रॉ मटेरियल था 15 लाख का, क्योंकि हमारा स्क्रैप वैल्यू की वजह से हमारा कॉस्ट कम हो जाएगा। 1 लाख का स्क्रैप हो गया, ठीक है, जो भी हमारा पैकेजिंग मटेरियल था वो बेच के हम लोग के पास अगर 1 लाख रुपए आ गए, तो 14 लाख का हम लोग का क्या हो जाएगा, 14 लाख का हम लोगों का रॉ मटेरियल अवेलेबल है। लेकिन हम लोगों ने देखा कि अब हम लोग के पास बस 4 लाख का ही रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है क्लोजिंग में, तो इसका मतलब हम लोगों ने 10 लाख का रॉ मटेरियल कंज्यूम किया है या यूज किया, इसी को हम लोग बोलते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो सबसे पहले हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो क्या यहाँ पर ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगा? नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगर हमारे पास इतने सारे डिटेल्स डेटा रहे तो जरूर होगा, ठीक है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में अगर ये सब अवेलेबिलिटी रहा तो हमें वो करना पड़ेगा। अच्छा, अब इसके बाद रॉ मटेरियल के बाद क्या आ जाएगा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऐड कर देते हैं। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस या चार्जेबल एक्सपेंसेस। प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। अच्छा, प्राइम कॉस्ट आ गया। अब इसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। तो हम यहाँ पर सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड लिख रहे हैं यहाँ पर, और अलग अलग नाम लिख के नहीं बता रहे, लेकिन ये सारा चीज हर जगह पे एप्लीकेबल, फैक्ट्री ओवरहेड हो या प्रोडक्शन, ये यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा। लेकिन दो दो बार और नहीं लिख रहा है। फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब ही फैक्ट्री, प्रोडक्शन या वर्क्स, एक ही बात है। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने फैक्ट्री ओवरहेड, ये ऐड करने से हम लोग के पास आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। तो यहाँ पर इस फैक्ट्री कॉस्ट को हम लोग पहले ऐसे लिखते हैं, चलो फैक्ट्री कॉस्ट। अब अगर हम लोग का प्रीवियस ईयर का किसी तरीके का सेमी फिनिश गुड्स है, सेमी फिनिश का मतलब आधा बना हुआ, अगर कोई हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है तो उसको हम लोग इस बार फिनिश करना चाहेंगे, तो फिर हम लोग उसमें ऐड कर सकते हैं पिछले पीरियड का अगर कुछ पड़ा हुआ है। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आई पी का मतलब वर्क इन प्रोग्रेस होता है, यहाँ पर हम लोग WIP लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। तो वर्क इन प्रोग्रेस होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। तो ये क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ये ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो इसका मतलब इस पीरियड में हमारा फैक्ट्री का खर्चा इतना लगा, और प्रीवियसली जो प्रोडक्ट हमारे पास आधा बना हुआ था उसको अब इस बार कंप्लीट बनाने के लिए कितना खर्चा हुआ, तो ये सब मिला के आ जाता है ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। अब यहां से हम लोग लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। तो इस साल भी जिस पीरियड का हम लोग कॉस्ट बना रहे, इस पीरियड भी तो कुछ आधा अधूरा गुड्स रह सकता है कि हम लोग इस बार सारे प्रोडक्ट को फिनिश, सारी चीजों को फिनिश गुड्स में ट्रांसफर नहीं कर पाए, ठीक है। कुछ आधे रास्ते मतलब कुछ आधा बना हुआ पड़ा है, ठीक है, तो फिर वो लेस हो जाएगा, क्योंकि वो बिकेगा नहीं ना, क्योंकि मुझे सेलिंग प्राइस डिसाइड करना है। तो सेलिंग प्राइस फिनिश गुड्स का निकलता है, सेमी फिनिश का थोड़ी ना निकलता है, या WIP का मतलब ही सेमी फिनिश। तो सेमी फिनिश्ड गुड्स का कैसे सेलिंग प्राइस निकाले, वो मार्केट में बिकेगा ही नहीं, ठीक है। तो इस बार का जो भी हमारा सेमी फिनिश गुड्स है वो लेस कर देंगे, क्योंकि प्रीवियस वाला इस बार कंप्लीट करेंगे तो उसको ले लेंगे, कॉस्ट में ऐड कर देंगे, और इस साल वाला जो हमारा सेमी फिनिश पड़ा हुआ है वो क्लोजिंग स्टॉक में वो लेस कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग का जो आंसर आएगा इसको हम लोग बोलेंगे नेट फैक्ट्री कॉस्ट। तो इसका मतलब हम लोग का नेट इतना फैक्ट्री कॉस्ट लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड विथ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड होगा। तो प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड मतलब याद करो, मैंने अभी अभी बोला लाइक सुपरवाइजर को दिया गया सैलरी, ठीक है। तो ये ऐड कर देंगे, तो ये ऐड करने से हम लोग का आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर इसमें हम लोग ऐड करेंगे, अगर हमारे पास अवेलेबल हुआ क्वेश्चन में, ओपनिंग स्टॉक ऑफ
फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। अगर प्रीवियसली कुछ फिनिश्ड गुड्स हमारे पास पड़ा हुआ है तो वो हम लोग ऐड करेंगे, क्योंकि हम लोग उसको ही बेचना चाहेंगे। तो करंट ईयर का फिनिश्ड गुड्स और प्रीवियस ईयर का फिनिश्ड गुड्स, ये दोनों मिलके आ जाएगा गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कि हाँ हम लोग के पास इतने रुपए का स्टॉक है बेचने के लिए, तो इसको हम लोग बोलेंगे गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अब जो स्टॉक नहीं बिकेगा वो माइनस क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा, वो क्लोजिंग स्टॉक में रह जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वो जब लेस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना अवेलेबल था कितना नहीं बिका, वही क्लोजिंग स्टॉक में है तो कितना बिका वो पता चल जाएगा। ये लेस करने के बाद तो जो बिक गया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी सीओजीएस, ये बोलेंगे। अच्छा, अब इसमें ऐड करना पड़ेगा जनरल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, जनरल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड प्लस इसके बाद आ जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ये सब ऐड करके आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स या फिर टोटल कॉस्ट। अब इसमें प्रॉफिट पता होगा तो हम लोग प्रॉफिट को कर सकते हैं ऐड, तो आएगा सेलिंग प्राइस। तो सेम ही है फॉर्मेट, बट अगर हमारे पास बहुत ज्यादा डिटेल्स डेटा है तो फिर हमें इस तरीके से बनाना पड़ेगा, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP है, तो हमें इस तरीके से बनाना पड़ेगा। तो बाकी देखो सेम है, अगर हमें यहाँ पर भी दिया तो भी हमारा बन जाएगा, लेकिन अगर छोटा सा क्वेश्चन है जिसमें ज्यादा कुछ डिटेल्स नहीं है तो ये बेसिक फॉर्मेट से बन जाएगा। तो रॉ मटेरियल, सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है वो फाइंड आउट करेंगे, फिर डायरेक्ट मटेरियल को ऐड करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे तो प्राइम कॉस्ट बनेगा, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड होगा तो फैक्ट्री कॉस्ट, कुछ ओपनिंग अगर हम लोग का WIP है वो ऐड हो जाएगा, ऐड होके आ जाएगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है, ये याद रखना है, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट ये सब लिखना पड़ेगा। क्लोजिंग WIP माइनस करेंगे तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट, फिर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड विथ प्रोडक्शन वाला यहाँ पर जाएगा। और अगर मेरे पास क्वेश्चन में सिर्फ बोल दिया है कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन या नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं बोला है, तब हमें ये दो तरीके से दिखाने का जरूरत नहीं, अगर डिटेल्स में बोला हुआ रहेगा तो ही हम लोग दिखा सकते हैं। तो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो फैक्ट्री कॉस्ट के बाद ऐड हो जाता है, फिर आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, क्योंकि अभी मैंने बताया ये इस साल का जो है प्रोडक्शन कॉस्ट, ये प्रीवियस ईयर का, तो टोटल करने से पता चलेगा कि हमारे पास जो गुड्स अवेलेबल है वो कितने रुपए के हैं, तो इतने सारे फिनिश गुड्स है इतने रुपए के, उसमें से जो नहीं बिका वो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कहलाएगा, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता चलेगा कि कितने रुपए का गुड्स बिका। फिर उसके बाद जनरल ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड होगा और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड होगा। अगर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल वाला नहीं रहा तो कोई बात नहीं, उसके बाद सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स या टोटल कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब जो प्रोडक्ट बिकवा रहे हैं उसको बिकवाने तक का खर्चा हम लोगों ने ऐड कर लिया, लाइक एडवर्टाइजमेंट वगैरह, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स या फिर टोटल कॉस्ट। इसके बाद और कोई कॉस्ट नहीं लगने वाला, सीधा प्रॉफिट ऐड होके सेलिंग प्राइस डिसाइड होगा। तो ये हम लोग का फॉर्मेट बनेगा, इसी को फॉलो करके हमें क्वेश्चंस करना पड़ेगा। अब हम कुछ लिस्ट लिखवा रहे हैं बस नॉलेज के लिए, ठीक है, तो ये लिस्ट को रटना नहीं है, बस नॉलेज के लिए कि कौन सा खर्चा कहाँ जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख रहे हैं वेजेस ऑफ वर्कर ऑफ कटिंग डिपार्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो ये मैंने एक एग्जांपल लिया है कि वेजेस दिया जा रहा है वर्कर को ऑफ कटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, मतलब कुछ कटिंग का काम हो रहा है, चाहे अगर मैंने जैसे टी शर्ट का एग्जांपल लिया तो मान लो कपड़ा कटिंग का काम हो रहा है इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो ये जो वेजेस दे रहा है ये खर्चा हम लोग का कौन से खर्चे में जाएगा ये बताना है।
मतलब कौन से खर्चे में जाएगा, इन द सेंस ये हम लोग का रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में जाएगा, रॉ मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, या फिर अदर एक्सपेंसेस। ये देखो इस चार्ट के अकॉर्डिंग बताना है, ठीक है, इस चार्ट के अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा या अदर एक्सपेंसेस, और जो भी है फिर उसके आगे का चार्ट, उसके आगे के चार्ट में जाना है। तो मुझे बोलो कि ये खर्चा कौन सा खर्चा है, बताओ बताओ, बहुत सारा लिखना है। लेबर, लेबर हाँ लेबर, तो कैसा लेबर होगा अब इसमें, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? हाँ बोलो। डायरेक्ट। डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट होगा, क्योंकि डायरेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करोगे, सीधा दिमाग में ये सोचो कि अगर ये कटिंग करने वाले लोग नहीं आए तो क्या हम लोग का काम आगे बढ़ेगा? नहीं। जैसे मान लो शर्ट का कपड़ा कटिंग हो रहा है, तो अगर ये नहीं आएंगे ना तो काम बंद हो जाएगा। तो जो प्रोडक्शन से रिलेटेड वर्कर है ना, जो नहीं आने पे प्रोडक्शन रुक जाता है, उनको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट लेबर। अच्छा, अब नेक्स्ट लिखेंगे वेजेस ऑफ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, वेजेस ऑफ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में क्या काम होता होगा, मेंटेन का, ठीक है। अब क्या मेंटेन होता होगा, कुछ भी हो सकता है, लाइक मान लो कि मशीन्स मेंटेन हो रहा होगा, कुछ भी मेंटेन हो सकता है, ठीक है। तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, उन मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं उनको हम लोग वेजेस दे रहे हैं। तो ये मेरा कैसा खर्चा होगा, देखो इतना तो समझ में आ रहा है, लेबर का खर्चा होगा। बस ये बताओ कि डायरेक्ट होगा कि इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट होगा, क्योंकि मेंटेनेंस का काम जो कर रहे हैं उनको हम लोग नॉर्मली जो भी सैलरी या वेजेस जैसे भी दे, डेली में दे या मंथली दे, वीकली दे, जैसे पेमेंट करे, क्या हम लोग अपने फिनिश गुड्स को देख के बता सकते हैं कि यहाँ पर मेंटेनेंस का खर्चा कितना लगा है? नहीं बता सकते हैं, इजीली नहीं बता सकते। हमें वो आइडेंटिफाई करके प्रोडक्ट में जोड़ना होता है, लेकिन उसका प्रोसेस होता है जो हम लोग ओवरहेड में करते हैं। लेकिन हम लोग इजीली थोड़ी ना आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो इजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे वो डायरेक्ट होगा। ये इनडायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट लेबर का खर्चा। अब इनडायरेक्ट का ना लेबर बोल के कुछ नहीं होता, इनडायरेक्ट में आता है फैक्ट्री, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब ये खर्चा कहाँ जाना चाहिए, क्या लगता है? अब देखो कुछ नहीं बताएगा, देखो मेंटेनेंस तो ऑफिस में भी हो सकता है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में भी हो सकता है, मान लो वहां का फर्नीचर का मेंटेनेंस का काम, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं बताएगा तो ऑलवेज फैक्ट्री के खर्चे में उसे दिखाना होता है, ठीक है। यहाँ हमें बोला नहीं है ना मेंटेनेंस डिपार्टमेंट कहाँ है, तो जब हमें कुछ नहीं बताएगा तो हम लोग उसे हमेशा फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा मानेंगे। तो मैंने फैक्ट्री ओवरहेड लिख दिया है, AFOH बोल के। अच्छा, फिर नेक्स्ट, वेजेस ऑफ, वेजेस ऑफ स्वीपर एंड वॉचमैन इन फैक्ट्री, बोलो क्या होगा? कहाँ जाएगा ये वाला खर्चा? फैक्ट्री ओवरहेड। हाँ, फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा, क्योंकि इनडायरेक्ट खर्चा है। क्योंकि स्वीपर या वॉचमैन को दिया गया जो भी पेमेंट है वो हम लोग अपने फिनिश गुड्स को, टी शर्ट को देख के बता सकते हैं कि स्वीपर का खर्चा या वॉचमैन का खर्चा जो भी था वो हम लोग का कितना इस टी शर्ट में पड़ रहा है, नहीं बता सकते। तो पहला बात है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट यानी ओवरहेड। ओवरहेड में तीन चीज होता है, फैक्ट्री, ऑफिस, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तो बता ही रहा है फैक्ट्री, तो फैक्ट्री ओवरहेड, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। और अगर कुछ नहीं बताएगा, नहीं समझ में आता है, देन ऑलवेज ट्रांसफर टू फैक्ट्री। लूज टूल्स रिटर्न ऑफ, बोलो लूज टूल्स रिटर्न ऑफ, मतलब लूज टूल्स जो होता है ना, मतलब मशीनरी चीज, ठीक है, टूल्स जो होते हैं उसको राइट ऑफ करने का मतलब है उस पर डिप्रिसिएशन लगाना, कि उसके वैल्यू को कम कर दिया, ठीक है, किसी वजह से। तो ये कहां पर जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है, क्योंकि टूल्स वगैरह फैक्ट्री में होता है। तो अब लूज टूल्स का डिप्रिसिएशन, तो फिर फैक्ट्री में लगा हुआ चीजों का डिप्रिसिएशन, तो फिर फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। क्लोथ्स रिक्वायर्ड फॉर, क्लोथ्स रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, शर्ट, शर्ट मैन्युफैक्चर के लिए जो कपड़े का जरूरत होता है वो हम लोगों ने खरीदा, तो ये खर्चा कहाँ जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल, सही है, डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा होगा। क्योंकि देखो
क्लोथ्स कपड़ा एक मटेरियल है, ठीक है। अब ये हम लोग एक टी शर्ट को देख के आराम से बता सकते हैं कि इसमें कितने रुपए का कपड़ा लगा है, ठीक है। जो बना रहे वो आराम से बता सकता है। हम लोग कस्टमर है, अगर खरीदने जा रहे हैं हमें नॉलेज कम ज्यादा हो सकता है, बट जिन्होंने मैन्युफैक्चर किया उनको बिल्कुल पता होता है कि कितना है। ऑयल रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है वहां पर अगर किसी तरीके का ऑयल का रिक्वायरमेंट हुआ, मतलब मशीन्स में देते हैं ना ऑयल वगैरह ताकि वो स्मूथली रन करे, तो उस ऑयल का खर्चा, तो ये ऑयल का खर्चा क्या होगा? Factory overhead. हाँ, फैक्ट्री ओवरहेड होगा, ठीक है। क्योंकि ऑयल का खर्चा क्या हम लोग एक टी शर्ट को देख के बता सकते हैं कि इसमें मशीन्स को स्मूथली रन करवाने के लिए जो ऑयल का हम लोगों ने यूज किया था उसका कॉस्ट कितना उस टी शर्ट में है, नहीं बता सकते। तो पहला बात है ओवरहेड का खर्चा, ठीक है। अब ओवरहेड का तीन चीज होता है, फैक्ट्री, ऑफिस, और अब ये बता ही रहा है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो फिर फैक्ट्री में जाएगा। फिर उसके बाद मोटिव पावर, मोटिव पावर का मतलब होता है कि जो मशीन्स वगैरह बड़ा बड़ा चलता है ना फैक्ट्री में, उसके लिए जो पावर का यूज होता है उसे मोटिव पावर बोलते हैं। तो मोटिव पावर का खर्चा ये कौन सी जगह पे जाएगा? पावर कहाँ लगा हुआ रहेगा, अभी तो बता दिया। Factory overhead. फैक्ट्री ओवरहेड। अच्छा, इसके बाद डेप्रिशिएशन, सिर्फ डेप्रिशिएशन बोला है, कुछ नहीं बोला है, तो बोलो। पहले तो दिमाग में ये सोचना चाहिए, हाँ बोलो, ठीक बोलो। Factory overhead. हाँ, पहले तो दिमाग में ये सोचो कि डायरेक्ट होगा कि इनडायरेक्ट। कभी भी डेप्रिसिएशन डायरेक्ट नहीं हो सकता है। हम लोग कोई भी प्रोडक्ट देख के ये नहीं बता सकते, मैक्सिमम सारे प्रोडक्ट तो मशीन्स वगैरह में ही बन के आते हैं, तो क्या हम लोग प्रोडक्ट देख के ये बता सकते कि इस पे मेरे मशीन्स के डेप्रिसिएशन का खर्चा कितना है? इजीली नहीं बता सकते। तो पहला बात है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में तीन चीज, ठीक है, ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और फैक्ट्री। तो डेप्रिसिएशन देखो ऑफिस में भी हो सकता है, ऑफिस में जो एसेट्स है, लेकिन जब सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में भी हो सकता है, लेकिन कुछ नहीं बोलेगा तो ऑलवेज ट्रांसफर टू फैक्ट्री, ठीक है। तो इसीलिए मैंने फैक्ट्री के लिए बोला कि हाँ ठीक है आंसर, ठीक है, फैक्ट्री में जाएगा। और यही अगर बता देता डिप्रिसिएशन फॉर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन फिक्स्ड एसेट, तो फिर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में जाता। 9th नंबर में लिखेंगे सुपरवाइजर और टाइम कीपिंग सैलरी। सुपरवाइजर, सुपरवाइजर को दिया गया सैलरी, या टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट, टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट जो है जो संभालते हैं, तो टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट जो संभालते हैं उनको दिया गया सैलरी, तो ये कहां पर जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड। हाँ, फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। क्योंकि ये खर्चा पहला बात है डायरेक्ट होगा ही नहीं, ये लेबर का खर्चा, मतलब ये क्योंकि कॉस्ट में तो सभी लेबर कहलाते हैं ना, तो मतलब ये हमारा लेबर जैसा हो गया, ठीक है, कि ये मेरा रॉ मटेरियल नहीं है, अदर एक्सपेंसेस नहीं है, लेबर है। तो तीन कैटेगरी में तो लेबर में आए। लेकिन लेबर का डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट है। क्यों? क्योंकि सुपरवाइजर का सुपरवाइजर को दिया गया खर्चा कभी भी हम लोग 1 यूनिट फिनिश गुड्स में, या टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं उनको दिया गया सैलरी कभी भी हम लोग 1 यूनिट फिनिश गुड्स में इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। और ये सुपरवाइजर कहाँ काम कर रहे हैं कुछ नहीं बताया, देन ये फैक्ट्री में ट्रांसफर होगा। उसके बाद टेलीफोन एक्सपेंस बोलो। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा, क्योंकि टेलीफोन का खर्चा भी मेरा ओवरहेड हुआ। अब टेलीफोन कहाँ रहेगा? तो देखो टेलीफोन ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में ही बिलोंग करेगा, तो इसीलिए वो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा। फिर उसके बाद लिखते हैं रॉयल्टी पेड, ये हम बता देते हैं, इसका 3 ट्रीटमेंट हो सकता है। रॉयल्टी पेड, रॉयल्टी क्या होता है? रॉयल्टी एक तरीके का हम लोग बोल सकते हैं कि कमीशन है, ठीक है। जैसे हम लोग किसी के घर पे रेंट पे रहते हैं तो हमें उनको रेंट देना पड़ता है, तो किसी का कोई टेक्नोलॉजी वगैरह अगर हम लोग भाड़े पे यूज करें, टेक्नोलॉजी को यूज करें, मतलब भाड़ा इसलिए बोल रहे ताकि तुम लोग रिलेट कर पाओ कि किसी का टेक्नोलॉजी यूज करके हम लोग कोई काम कर रहे हैं, तो उसके बदले में ना उन्हें हमें कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं रॉयल्टी, ठीक है। अब रॉयल्टी का खर्चा हम लोग का मतलब डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट, तो वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में हमें कैसे दिया हुआ है। जैसे कि अगर ऐसे है नंबर ऑफ यूनिट
प्रोड्यूस्ड, मतलब अगर हमें रॉयल्टी इस तरीके से पेमेंट करने के लिए बोला गया है जिससे हम लोगों ने कोई भी टेक्नोलॉजी या कुछ और लिया है, ठीक है, तो रॉयल्टी देना पड़ रहा है किसी को। तो अगर वो बोल दिया है कि 1 यूनिट प्रोडक्शन करने पे मुझे 5 रुपए का रॉयल्टी दीजिएगा एग्जाम्पल के तौर पे, तो अगर रॉयल्टी मुझे नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड के अकॉर्डिंग पे करना होता है तो फिर उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ये हमें सोचना है। और अगर नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड के अकॉर्डिंग होता है कि जितना बिकेगा उसके अकॉर्डिंग रॉयल्टी देना है, ऐसा भी क्वेश्चन में हमें बोल सकता है। या फिर पेड इन लमसम, लमसम का मतलब कि आप इतना 2 लाख 5 लाख 10 लाख 15 लाख जो भी है एक बार में इतना रॉयल्टी दे दीजिए, ठीक है, 1 साल के लिए या जो भी टाइम पीरियड के लिए। तो इसके ऊपर डिपेंड करके हमारा रॉयल्टी का जो है हम लोग मतलब आइडेंटिफाई करेंगे कि ये खर्चा कैसे हुआ। जैसे कि अगर यूनिट नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड मतलब जितना यूनिट बनेगा उस पे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो फिर ये कैसा खर्चा होगा, पहले ये सोचो कि यूनिट प्रोड्यूस्ड है तो डायरेक्ट होगा कि इनडायरेक्ट। क्या 1 यूनिट फिनिश गुड्स में आइडेंटिफाई हो जाएगा प्रोडक्ट बनने के बाद, तो फिर वो डायरेक्ट हुआ ना। नहीं होगा। अगर मैंने यहाँ लिखा क्या है, मैंने तो बोल भी दिया कि अगर 1 यूनिट बनाने पे 5 रुपए देना है, तो जब कोई फिनिश गुड्स बन के रेडी होगा तो उस पे रॉयल्टी का खर्चा 5 रुपए, पता तो चल रहा है ना। तो फिर नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड के ऊपर अगर हुआ तो वो हमें कहाँ जोड़ना पड़ेगा इस खर्चे को, डायरेक्ट एक्सपेंस। हाँ, तो ये डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं ये डायरेक्ट खर्चे में आएगा, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। अच्छा, उसके बाद नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड है, अब बिकने के ऊपर है तो फिर ये ना, लेकिन प्रोडक्शन के ऊपर नहीं है, ये बिकने के ऊपर है। तो बिकने का खर्चा मतलब देखो, अब नंबर ऑफ यूनिट है बोल के ही डायरेक्ट हो जाएगा ऐसा बात भी नहीं है, क्योंकि ये यूनिट सोल्ड के ऊपर है, यूनिट प्रोड्यूस्ड के ऊपर होने से डायरेक्ट होता है, यूनिट सोल्ड के ऊपर है तो फिर ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा, ये ओवरहेड में जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आएगा। और यहाँ पर पेड इन लमसम जो बोला है, जैसे कि मैंने बोला है कुछ नहीं समझ में आता है तो फैक्ट्री ओवरहेड में जाता है। तो देखो प्रोडक्शन के काम के लिए ही तो रॉयल्टी हम लोग पे कर रहे हैं, तो अगर लमसम पे कर रहे हैं तो पहला बात है 1 यूनिट फिनिश गुड्स में तो इजीली फाइंड आउट नहीं होगा, तो ओवरहेड होगा। अब ओवरहेड में क्या होगा, फैक्ट्री ऑफिस सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो फिर मैंने इसको फैक्ट्री में लिखा है बिकॉज यहाँ पर हमें कुछ बोला नहीं है कि देखो रॉयल्टी हम लोग पे कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए ना, इसीलिए फैक्ट्री में दिया है, तो फैक्ट्री में देना बेटर होता है इस तरीके से। बाकी जैसा क्वेश्चन आएगा हम लोग देखेंगे, इस पे छोटा मोटा थियोरेटिकल क्वेश्चन भी बन सकता है। अच्छा, इसके बाद हॉलेज, हॉलेज का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई खर्चा जैसे मान लो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू से गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, इस तरीके के ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे को हम लोग हॉलेज बोलते हैं, ठीक है। तो है ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है तो ये हमारा क्या होगा, पहले सोच लो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, उसके हिसाब से बताओ। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ट्रांसपोर्टेशन है ना, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मतलब तो प्रोडक्ट को बिकवाने का खर्चा है ना, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट वगैरह। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कहाँ जाना चाहिए, ट्रांसपोर्ट मतलब चीजों को एक जगह से दूसरे जगह लेके जा रहा है, डायरेक्ट Selling एक्सपेंस। फैक्ट्री ओवरहेड होगा, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हम लोग का फैक्ट्री ओवरहेड होगा। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मतलब प्रोडक्ट को बिकवाने का खर्चा, ये हम लोग प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरे जगह लेके जा रहे हैं, ठीक है, स्टॉक को, तो वो हो जाएगा हमारा फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। अच्छा, कैरेज इनवर्ट, कैरेज इनवर्ट तो थोड़ी देर पहले लिखवाएंगे, बोलो। prime cost. हाँ, प्राइम कॉस्ट, लेकिन मेन नाम बोलो। प्राइम कॉस्ट तो 3 चीजों को लेकर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये कहाँ पर आएगा। Direct expenses. हाँ, अच्छा 14th नंबर पे लिखो कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड तुम लोग बहुत बार पीएल में लिखते भी हो जब तुम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते हो, इसका मतलब क्या होता है, कैरेज आउटवर्ड का मतलब होता है बेसिकली डिलीवरी चार्जेस। अगर हम लोग अपने कस्टमर का जो प्रोडक्ट है वो उस तक पहुंचा देते हैं तो डिलीवरी चार्जेस लगता है ना हमारा, तो डिलीवरी चार्जेस को हम लोग बेसिकली कैरेज आउटवर्ड बोलते हैं। तो अब बताओ ये क्या होगा, डिलीवरी चार्जेस बता दिया, बोलो कौन से खर्चे में आएगा। Selling distribution. हाँ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड।
SDOH ऐसे मैंने लिख दिया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। कैरेज आउटवर्ड का मतलब ही होता है डिलीवरी करवाने का खर्चा। फिर डेप्रिसिएशन ऑफ फॉर्कलिफ्ट ट्रक और सैलरी ऑफ फॉर्कलिफ्ट ड्राइवर। बताते हैं इसका मतलब क्या होता है। फॉर्कलिफ्ट ट्रक या उस ट्रक में काम करने वाले ड्राइवर को दिया गया सैलरी या फिर उस ट्रक का डेप्रिसिएशन। इसका मतलब होता है कि जैसे फॉर्कलिफ्ट ट्रक का मतलब होता है जैसे देखो बहुत बड़ा फैक्ट्री प्रेमाइसेस है, ठीक है, तो एक जगह से दूसरे जगह पे रॉ मटेरियल लेके जाना या कोई सेमी फिनिश गुड्स को लेके जाने के लिए ना छोटे छोटे ट्रक का इस्तेमाल होता है, ठीक है, छोटा हो या बड़ा जो भी हो, जिस तरीके के ट्रक का इस्तेमाल होता है उसे हम लोग बोलते हैं फॉर्कलिफ्ट ट्रक। वो ट्रक के थ्रू से एक ही प्रेमाइसेस के अंदर एक जगह से दूसरे जगह पे हम लोग जो है अपना रिक्वायर्ड चीजों को भेज सकते हैं। तो उस ट्रक का डेप्रिसिएशन या उस ट्रक में ट्रक को चलाने वाले ड्राइवर को दिया गया सैलरी, तो ये खर्चा हमारा कहाँ पर लिस्टेड होगा। पहले तो ये सोचो कि डायरेक्ट होगा कि इनडायरेक्ट होगा। ड्राइवर को, ट्रक ड्राइवर को सैलरी दे रहे, चाहे वो किसी भी ट्रक का ड्राइवर हो, ट्रक का डिप्रिसिएशन चाहे वो कैसा भी ट्रक हो, ये सोचो तब हो जाएगा। कोई भी कुछ नहीं बताना चाहेगा। फैक्ट्री ओवर। हाँ, ये हम लोग का हो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है, ये हम लोग का फैक्ट्री ओवरहेड हो जाएगा। सही है, फैक्ट्री ओवरहेड ही होना चाहिए क्योंकि ये पहला बात है ओवरहेड है, ये डायरेक्ट खर्चा नहीं है। तो अब ये ऑफिस वाला काम थोड़ी ना है, मैंने तो बोला फैक्ट्री प्रीमाइसेस के अंदर होता है, तो फिर फैक्ट्री का होगा। सैलरी ऑफ सेल्समैन और कमीशन, सेल्समैन को सैलरी दे रहे हैं या कमीशन दे रहा है, बोलो। Selling distribution. सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सही है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अच्छा, उसके बाद वाटर चार्जेस, पानी का खर्चा। आप सोचो पानी कहाँ लगता होगा। पानी का खर्चा, पहले ये सोचो कि पानी का खर्चा डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट। तो पानी का खर्चा ऑब्वियसली इनडायरेक्ट होगा। कोई प्रोडक्ट बन के रेडी हुआ, उसमें हम लोग बता सकते कितने रुपए का पानी लगा, नहीं। अब इनडायरेक्ट का 3 होता है। अब पानी कहाँ यूज होता होगा, देखो आप ऐसे मत सोचो कि ऑफिस में भी तो लोग पानी पीते होंगे, ये पीने वाला पानी का खर्चा नहीं, ठीक है। फैक्ट्री वगैरह में मैम पानी का यूज प्रोडक्शन होता में है। अगर हाँ प्रोडक्शन बोलो। में अगर यूज हो रहा है तो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। हाँ, ये कुछ नहीं बोला है तो फिर हम लोग प्रोडक्शन ही मानेंगे ना हमेशा। जब आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो ऑलवेज ट्रांसफर टू फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। तो वाटर चार्जेस। तो फिर इसके बाद लीगल चार्जेस, बोलो लीगल चार्जेस कहाँ जाएगा। लीगल काम कौन संभालता है, वहीं पर जाएगा खर्चा। ऑफिस ओवर। हाँ, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, लीगल चार्जेस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में जाएगा। और एडवर्टाइजिंग, बोलो, तुम लोग बोलोगे बोल के हम दूसरा वाला लिख रहे हैं, बोलो। Selling and distribution. हाँ, तो एडवर्टाइजिंग का काम कौन सा डिपार्टमेंट करेगा, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। बना हुआ है ना सभी के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर है। डायरेक्टर्स और मैनेजर सैलरी, बोलो। Office overhead. ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवर। एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी व्हीकल, एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी व्हीकल मतलब हम लोग अपने प्रोडक्ट को डिलीवरी करवाने के लिए गाड़ी रखे हैं, ठीक है, तो उसका जो खर्चा होता है तो वो कहाँ पर ट्रांसफर होगा। Selling distribution. हाँ, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में हो जाएगा क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गाड़ी रखा है ना, तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाएगा इसका जो भी खर्चा होगा।
फिर नेक्स्ट लिखेंगे डेप्रिसिएशन और रिपेयर्स ऑफ ऑफिस कंप्यूटर। ऑफिस के कंप्यूटर का डेप्रिसिएशन या उसको रिपेयर करवाया उसका खर्चा, तो ये कहाँ जाना चाहिए? बोलो। Office and administration overhead. ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। अच्छा, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस ये कहाँ जाना चाहिए? मैम अगर ऑफिस प्रेमिस में है तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, और अगर फैक्ट्री प्रेमिस में है तो फैक्ट्री ओवरहेड। हाँ, लेकिन कुछ नहीं बोला है तब हमें कहाँ देना पड़ेगा? क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, देन हमें क्या करना चाहिए? फैक्ट्री ओवरहेड। हाँ, तब हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड में दे देंगे। सही है कि अगर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का हुआ तो वहां भी ये खर्चा जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन में जब हमें सिर्फ रेंट रेट्स टैक्सेस दे देगा, क्योंकि ऐसा देता है, तो इसीलिए हम बार बार ये बात बोल रहे हैं कि हमेशा अगर कुछ नहीं पता चला ना, तो अगर ओवरहेड है देन हमें फैक्ट्री में देना चाहिए। काउंटिंग हाउस एक्सपेंसेस, अब काउंटिंग हाउस का मतलब होता है जहां पर अकाउंट्स ऑडिट ये सब का काम होता है, ठीक है? तो काउंटिंग हाउस एक्सपेंसेस, तो ये खर्चा कहाँ पर जाएगा? मैंने बता दिया इसका मतलब क्या है। Office overhead. हाँ, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। लॉस ऑन सेल ऑफ फैक्ट्री मशीन, लॉस ऑन सेल ऑफ फैक्ट्री मशीन, फैक्ट्री मशीन बेच के लॉस हुआ, बोलो ये कहाँ जाएगा? Factory overhead. देखो ये हमारा कॉस्ट शीट में आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा? ठीक है, फैक्ट्री रिलेटेड आइटम है तो फैक्ट्री ओवरहेड बोल रहे हो, ठीक है, लेकिन ये हम लोग का खर्चा थोड़ी है, ये हम लोग का लॉस है, ठीक है? लॉस ऑन सेल ऑफ फैक्ट्री मशीन, लॉस ऑन सेल ऑफ फैक्ट्री मशीन, इसका मतलब हम लोगों ने जो फैक्ट्री मशीन को बेचा था, फैक्ट्री मशीन हमारा बेकार हो गया था, बेच दिया, उस पे लॉस हो गया, लेकिन हम लोग निकालने बैठे हैं प्रोडक्शन का कॉस्ट, ठीक है? तो ये तो हो गया कि एक अलग बात, ये एक अलग एक्टिविटी हो गया, ठीक है? ये हम लोग का ऑपरेटिंग एक्टिविटी थोड़ी ना हुआ, बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी नहीं, ये हम लोग का क्या हो गया कि हमारे पास एक फिक्स्ड एसेट था, हम लोग उसे यूज करते थे, वो खराब हो गया, हम लोगों ने उसे बेच दिया। तो अगर ये है तो फिर हमारा ये कॉस्ट शीट में आएगा ही नहीं, इसे हमें करना है इग्नोर, ठीक है? ये हमारा इग्नोर हो जाएगा, मतलब कॉस्ट शीट में नहीं आएगा, क्योंकि ये हमारा खर्चा नहीं है, हम लोग बेच रहे हैं, ये लॉस है। हम लोग का कौन सा खर्चा आता है? जो प्रोडक्ट को बनाने में जाता है, तो ये हम लोग का इग्नोर हो जाएगा। तो अब से ऐसे भी कुछ आइटम आएंगे तो तुम लोग ध्यान रख के मुझे बताओ। हमें कॉस्ट शीट से रिलेटेड आइटम लिखना है। अब कॉस्ट शीट में क्या क्या आता है? कॉस्ट शीट में रॉ मटेरियल परचेज से लेके प्रोडक्ट बनने तक का खर्चा आता है, बिफोर सेल, ठीक है? बिफोर सेल तक का खर्चा आता है, मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया, इसके बाद वाले आइटम तुम लोग आराम से बता सको। बिफोर सेल तक का खर्चा तुम लोगों को कॉस्ट शीट में दिखाना होता है। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इनकम टैक्स और प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, ये क्या होगा? कॉस्ट शीट में नहीं आएगा। नहीं आएगा, इग्नोर होगा, क्योंकि ये आफ्टर सेल आइटम है, क्योंकि सेल करेंगे तो प्रॉफिट अगर उतना तक होगा, अगर हमारे टैक्स के स्लैब के अंडर आएगा तभी ना हम लोग टैक्स पे करेंगे। तो इसीलिए इनकम टैक्स या प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स ये हमारे कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं होगा। फिर ऑब्सोलेसेंस लॉस, ऑब्सोलेसेंस लॉस का मतलब होता है कोई चीज हमारा जो है पुराना हो गया है, टेक्नोलॉजिकली पुराना हो गया है, मेनली उसको ऑब्सोलेसेंस बोलते हैं, तो हमारे लिए वो बेकार हो गया है। तो वो बेकार हो गया तो मतलब फालतू का स्क्रैप में जा रहा है, तो वो लॉस हो गया। तो ऐसे लॉस हमारे क्या कॉस्ट शीट में आएंगे या फिर इग्नोर होना चाहिए?
किसी भी तरीके का लॉस क्या हम लोग अपने प्रोडक्ट के कॉस्ट में लगा सकते हैं, पहले ये सोचो, तभी आंसर पता चल जाएगा। हम अपना प्रोडक्ट बना के बेचना चाहते हैं और मेरा प्रोडक्शन के वहां पर अगर किसी तरीके का लॉस हुआ, क्या हम अपने प्रोडक्ट के कॉस्ट में वो ऐड कर सकते हैं? मेरे यहाँ चोरी हो गया, मेरे यहाँ पर टेक्नोलॉजिकली चेंजेस की वजह से कुछ मटेरियल्स पड़ा हुआ था वो बेकार हो गया, मुझे वो बेकार स्क्रैप में देना पड़ेगा, तो क्या हम उसको अपने प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं उस खर्चे को? तब आएगा कॉस्ट शीट में, नहीं तो क्यों आएगा? बोलो। No, ma'am. नहीं आएगा यहाँ पर, ये इग्नोर होगा। उसके बाद वाला, लॉस बाय फायर इन फैक्ट्री, फैक्ट्री में आग लग गया, आग लगने की वजह से जो नुकसान हुआ, क्या वो हम लोग अपने कॉस्ट शीट में दिखा दे? कॉस्ट शीट में दिखाने का मतलब ही तो प्रोडक्ट के कॉस्ट के साथ ऐड हो जाएगा। क्या अपने नहीं आएगा। फैक्ट्री में नहीं आएगा ना? अपने फैक्ट्री में आग लगने के कारण अगर कुछ लॉस हुआ तो ये कहाँ आएगा? पीएल में आएगा लॉस। ठीक है, लॉस कहाँ आएगा? पीएल में आएगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, हम लोग डिवेंचर इशू किया, अगर कंपनी है तो हम लोग को डिवेंचर पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। पब्लिक को डिवेंचर इशू किया जाता है कंपनी के तरफ से, तो कंपनी, एक्चुअली डिवेंचर का मतलब लोन होता है, कंपनी बैंक से नहीं लेके जब पब्लिक से लोन लेती है उसे डिवेंचर बोलते हैं। तो लोन लेने से इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बैंक से लिया तो बैंक को, पब्लिक से लिया तो पब्लिक को, तो पब्लिक को इंटरेस्ट दे रहे हैं हम लोग डिवेंचर का। तो क्या ये हमारे कॉस्ट शीट का पास पार्ट होगा? नहीं। No, ma'am. नहीं होगा। ठीक है, ये फाइनेंस का पार्ट है, फाइनेंस का। ठीक है, ये कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं संभालेंगे। उसके बाद बैंक चार्जेस, बैंक ने कोई चार्जेस काटा, ठीक है, तो क्या बैंक चार्जेस हमारा होगा? नहीं बोलो। आएगा। नहीं आएगा। ठीक है, नॉर्मली ये नहीं आता है, लेकिन अभी देखा जाता है कुछ कुछ केसेस में, अगर तुम लोग देखोगे तो इसको मतलब दिया जा रहा है अभी फिलहाल। पहले तो एकदम ही ये इग्नोर्ड था, लेकिन बैंक चार्जेस आजकल दिया जा रहा है, कॉस्ट शीट में उसे लिया जा रहा है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में लिया जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग हमारे पास बैंक चार्ज आता है तो हम लोग उसे नोट दे देंगे, ठीक है, कि हम लोग इसे इग्नोर कर रहे हैं, अगर दिया तो भी ठीक है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में दे रहे हैं तो भी हम लोग लिख देंगे कि हम लोग ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में उसे दे रहे हैं। नहीं तो पहले ही इग्नोर था, बट अब बोला जा रहा है कि हम लोग ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में इसे ले सकते हैं। इंटरेस्ट इनकम, तो कहीं इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रखा है, उससे इनकम हो रहा है, तो क्या वो कॉस्ट शीट का पार्ट होगा? ये तो इनकम है, हम लोग तो कॉस्ट शीट में अपना खर्चा दिखाते हैं, क्या ये यहाँ पर आएगा? No, ma'am. इग्नोर होगा ये। ठीक है, फिर रेंट डिविडेंड इनकम, रेंट और डिविडेंड का इनकम, अगर हम लोगों का रेंट से कोई इनकम हो रहा है या डिविडेंड इनकम हुआ है तो क्या ये कॉस्ट शीट में आएगा? No. नहीं आएगा। ठीक है, इग्नोर। उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, बोलो। नहीं आएगा। Ignore. नहीं आएगा। ठीक है, ये भी इग्नोर हो जाएगा। टैक्स रिफंड, अगर हमारा कोई टैक्स रिफंड आया, जब टैक्स ही इग्नोर। इग्नोर, जब टैक्स ही इसका पार्ट नहीं है तो उसका रिफंड का हम लोग यहाँ पर क्या दिखाएं? कुछ नहीं दिखाएंगे। अच्छा, एस्टिमेटिंग और बजटिंग, मतलब अगर हम लोग अपना प्रोडक्ट बनाने के पहले बजट बनवा रहे हैं, ठीक है, तो बजट बनवा के जो दे रहे हैं, मतलब जो बजट हमें बना के दे रहा है या एस्टिमेट का डिटेल्स हमें बना के दे रहा है, तो बजट बनवाने का खर्चा, ये एस्टिमेशंस का डिटेल्स बनवाने का खर्चा, तो ये खर्चा क्या हम लोग का इसमें आएगा कॉस्ट शीट में? कॉस्ट शीट में नहीं आएगा। नहीं, बजटिंग का खर्चा हम लोग का कॉस्ट शीट में आता है। ठीक है, मतलब कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे ना, उसके पहले हमें बजट बनाना पड़ता है कि हाँ, हम लोग पहले ना, सबसे पहले सेल टारगेट फिक्स करना होता है, तो हम लोग ये बजट वाले चैप्टर में पढ़ते हैं कि सबसे पहले ये पता करना पड़ता है कि कितना सेल करना चाहते हैं। फिर हम लोग ये, जैसे मैंने बोला कि हम 1000 शर्ट बेचेंगे, तो फिर मुझे अब ये डिसाइड करना है कि मुझे कितना शर्ट प्रोडक्शन करना है, फिर उसके हिसाब से हम रॉ मटेरियल खरीद के लेके आते हैं, फिर लेबर बुलाते हैं, ऐसे करके एक के बाद एक खर्चा डिसाइड करते हैं। तो ये
ये जो हम लोग सोचते हैं ना, एस्टिमेट करते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं बजटिंग। तो अगर हमारा बजटिंग का कोई खर्चा या एस्टिमेटिंग का कोई खर्चा है तो ये हम लोग का कौन बना के देता है? ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ बना के देता है। तो अगर ऐसा कोई खर्चा है तो वो हम लोग का ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा। क्यों आएगा? देखो जो प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं ना, देखो जो प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं तो उसमें ये खर्चा हम लोग ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, कि ये प्रोडक्ट बनाने के लिए हम लोगों ने ऐसे एक जो है बजट बनाया था, तो उस बजट के कॉस्ट को हम लोग उस प्रोडक्ट के कॉस्ट में आराम से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएगा अगर ऐसा कोई खर्चा है तो। अब बैड डेप्ट, तो बैड डेप्ट बोलो क्या होना चाहिए नॉर्मली? इसका भी 2 पॉइंट है। कॉस्ट शीट में नहीं आएगा। नहीं आएगा, ठीक है। तो इग्नोर, ये नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि ये आफ्टर सेल आइटम है। लेकिन अभी क्या है कि बैड डेप्ट को भी काफी जगह पे लिया जाता है, तो क्योंकि हो रहा है तो हम दोनों चीजें लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो नॉर्मली इग्नोर है। और अगर कोई देना चाहता है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में दे सकता है, सेल का पार्ट है, बट नोट देना पड़ेगा। ठीक है, अब हम ये बता देंगे क्वेश्चन करते वक्त कि हम लोगों को क्या करना है, लेकिन अभी ये हो रहा है तो हम बता दिए कि ये दोनों चीज कर सकते हैं। बैड डेप्ट को इग्नोर भी कर सकते हैं, या फिर अगर दिया तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में दिखाएंगे। फिर नेक्स्ट लिखेंगे सेल ऑफ स्क्रैप प्रोड्यूस्ड। तो अगर हम लोगों के पास कोई स्क्रैप आइटम प्रोड्यूस हो गया जिसको हम लोग बेचना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर उसको हम लोग कैसे ट्रीट करें? तो स्क्रैप हम लोग का 2 तरीके का हो सकता है, एक है नॉर्मल स्क्रैप और एक हो जाएगा एबनॉर्मल। नॉर्मल स्क्रैप का मतलब होता है कि जो प्रोडक्शन के साथ साथ एज ए स्क्रैप हमें मिलना था, ये हमें पहले से ही पता था। ठीक है, ये कोई नया बात नहीं है। जैसे हम लोग ये बोल सकते हैं कि जैसे चीनी प्रोडक्शन होता है तो उसके साथ गुड़ निकल के आता है, ये नॉर्मल बात है, ये हम लोग रोक नहीं सकते। ठीक है, तो फिर अगर गुड़ हमें नहीं चाहिए तो फिर हम लोग उसे मोलासिस बोलते हैं ना इंग्लिश में, तो मोलासिस को क्या कर सकते हैं ना, नॉर्मल ऐसे ही बेच सकते हैं। तो फिर वो नॉर्मल स्क्रैप हो गया। एबनॉर्मल स्क्रैप का मतलब जैसे मान लो हम लोग प्रोडक्शन करने गए जो भी चीज, उसमें हमारा बहुत सारा जो है स्क्रैप एबनॉर्मली निकल के आया, मतलब हमें पता ही नहीं था कि ये ऐसा होने वाला है। ठीक है, बट ऐसा हो गया, एबनॉर्मल स्क्रैप। तो फिर इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए ये हम बता देते हैं। अगर हम लोग का नॉर्मल स्क्रैप है तो हम लोग प्रोडक्शन के कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं क्योंकि वो सभी का होगा। ठीक है, तो फिर प्रोडक्शन का काम कहाँ होता है? फैक्ट्री ओवरहेड में, फैक्ट्री में होता है। तो फैक्ट्री ओवरहेड के खर्चे को हम लोग कम कर देंगे सेल ऑफ स्क्रैप से। मतलब जैसे मैंने बोला कि जैसे चीनी का प्रोडक्शन होता है, जैसे हम लोग रॉ मटेरियल के तौर पे जब सुगर केन का यूज करते हैं, मतलब गन्ना, ठीक है, যেটাকে বাংলাতে आंख बोले, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उस पे जब हमारा प्रोसेस होता है तो हम लोग को मिल जाता है चीनी यानी सुगर। ठीक है, और उसके साथ साथ ना मोलासिस यानी गुड़ भी निकल के आता है। ये हम लोग रोक नहीं सकते हैं, ये नॉर्मल बात है। अब अगर किसी इंडस्ट्री के लिए वो गुड़ को रेक्टिफाई करके मतलब उसे और मॉडिफाई करके नहीं बेचना चाहती, उसके लिए वो स्क्रैप है वो ऐसे ही बेच देती है, तो फिर वो क्या करेगी? चीनी बनाने का मान लो खर्चा हुआ 1 लाख रुपया, एक एग्जाम्पल दे रहे जितना बना, अब ये गुड़ को एज ए स्क्रैप बेच दिया 20,000 रुपए में, तो 20,000 रुपए यहाँ से लेस करके बोलेगी कि चीनी प्रोडक्शन का खर्चा मेरा 80,000 हुआ। तो वही चीज फैक्ट्री ओवरहेड में जो भी खर्चा है उससे स्क्रैप बेच के जो भी पैसा मिला उसको हम लोग माइनस करके हमारे कॉस्ट को कम कर सकते हैं। ठीक है, अगर नॉर्मल स्क्रैप हुआ। लेकिन अगर एबनॉर्मल स्क्रैप मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए था हो गया, तो वो कॉस्टिंग पीएल में जाएगा, वो हम लोग प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड नहीं कर सकते किसी भी तरीके के एबनॉर्मल चीजों को। एबनॉर्मल लॉस खुद को हजम करना है, खुद को डाइजेस्ट करना है। अगर कंपनी वही लॉस प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड करने लगी कि हाँ मेरा ना गलती से इतना सारा लॉस हो गया, एबनॉर्मल तरीके से इतना स्क्रैप निकल के आ गया, अब हम क्या करें ना, हम अपना प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ा देते हैं तो कोई नहीं खरीदेगा। तो इसको यहाँ इग्नोर का मतलब ये हमारे कॉस्टिंग फेल में जाता है बट कॉस्ट शीट में नहीं आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद 38 इसमें लिखेंगे डिपोजिट डिस्पोज्ड कॉस्ट incurred on factory scrap produced। इसका भी 2 पार्ट होगा। डिस्पोज्ड कॉस्ट इनकर्ड ऑन फैक्ट्री स्क्रैप प्रोड्यूस, मतलब फैक्ट्री का जो स्क्रैप निकल के आया अब उसे डिस्पोज करवाना है, मतलब उसको तो निकलवाना पड़ेगा ना।
एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना पड़ेगा, डिस्पोज करवाना पड़ेगा। जैसे कोई बोला ठीक है आपका स्क्रैप हम खरीद लेंगे, लेकिन आप मेरे यहाँ तक पहुंचा दीजिए, तो डिस्पोज करवाने का तो एक खर्चा होगा ना। तो डिस्पोज करवाने का खर्चा हम लोग क्या करें, अगर हमारा ये स्क्रैप नॉर्मल स्क्रैप है तो डिस्पोज करवाने का खर्चा हम लोग क्या कर सकते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड में चार्ज कर देंगे। और अगर हम लोग का एबनॉर्मल स्क्रैप है तो फिर हमें इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि एबनॉर्मल स्क्रैप का कोई भी खर्चा हम लोग प्रोडक्ट के कॉस्ट में चार्ज नहीं कर सकते ना, ये हमें लॉस मानना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट वाले पॉइंट में कॉस्ट ऑफ पैकिंग ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ पैकिंग ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को पैक करने का जो कॉस्ट है वो हमारा कहां पर जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा डायरेक्ट रॉ मटेरियल कॉस्ट में चला जाएगा। ठीक है, रॉ मटेरियल को पैक करने का खर्चा, तो जैसा रॉ मटेरियल का ट्रीटमेंट होगा इसका भी ट्रीटमेंट सेम तरीके से होगा। फिर स्क्रैप वैल्यू ऑफ पैकेज, तो ये जो पैकेज ये ऊपर लिखा ना इससे रिलेटेड ही लिखा है, ये पैकेज जिसपे रॉ मटेरियल पैक होके आया था वो अगर हम लोग मार्केट में स्क्रैप के भाव पे बेच सकते हैं तो फिर वो क्या होगा, वो डायरेक्ट मटेरियल के कॉस्ट को कम करेगा। जैसे फैक्ट्री में कोई स्क्रैप निकला तो वो फैक्ट्री के खर्चे को कम करेगा। तो डायरेक्ट मटेरियल जिसमें पैक होके आया था वो पैकेजिंग अगर हम लोग मार्केट में बेच सकते हैं, वो पैकेट्स, ठीक है, चाहे वो पैकेट्स कैसा भी हो, तो वो अगर मार्केट में बिक जाएगा स्क्रैप के भाव पे तो हम लोग बोलेंगे हमारा मटेरियल का कॉस्ट कम हो गया। हम लोगों ने 5,000 का मटेरियल खरीदा था, अब वो मटेरियल जिसमें पैक होके आया था मान लो एक कार्टून के डब्बे में पैक होके आया था, अब वो बिक गया स्क्रैप पे, ठीक है, वो मान लो ऐसा बहुत सारा पैकेट था तो कम से कम 500 रुपए आ गए, तो 10,000 का मटेरियल खरीदा था, 500 रुपए का हमारा स्क्रैप बिक गया, तो हम लोग अब बोलेंगे हम लोग का मटेरियल 9,500 का हुआ। तो भाई डायरेक्ट मटेरियल के कॉस्ट से ये हो जाना चाहिए लेस। अच्छा, इसके बाद बस हो गया है, थोड़ा बहुत और है। 41 कॉस्ट ऑफ पैकिंग फिनिश्ड गुड्स। अगर हम लोग फिनिश गुड्स को पैक कर रहे हैं उस पे पैकेजिंग का खर्चा लगा रहे हैं तो ये कहाँ जाना चाहिए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाना चाहिए। 42 स्टोर रूम एक्सपेंसेस। 43 वेयर हाउस एक्सपेंसेस। 44 डिस्काउंट allowed to customer, allowed to customer। ट्रेड डिस्काउंट, दो तरीके का डिस्काउंट होता है ना, ट्रेड और कैश। अच्छा, तो मुझे बोलो कि स्टोर रूम का खर्चा, स्टोर में क्या रहता है, स्टोर रूम में नॉर्मली मटेरियल वगैरह रहता है, तो स्टोर रूम का खर्चा ये हमारा क्या होना चाहिए, पहले सोच लो डायरेक्ट होगा कि इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट हाँ, तो कौन सा वाला इनडायरेक्ट होगा यहाँ पर, फैक्ट्री ओवरहेड। हाँ। उसके बाद वेयर हाउस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। वेयर हाउस का खर्चा, वेयर हाउस ना फैक्ट्री के वहीं पर होता है। वेयर हाउस का मतलब फिनिश गुड्स बनने के बाद जहां पर हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं फिर उसके बाद वहां से बिकवाने के लिए लेके जाते हैं, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड में आता है। और डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, ट्रेड डिस्काउंट हुआ तो क्या होगा, कैश डिस्काउंट हुआ तो क्या होगा, बोलो, अकाउंट्स का नॉलेज से ये कर सकते हैं हम लोग। ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्क ट्रेड डिस्काउंट
ट्रेड डिस्काउंट हुआ तो सेल से डिडक्ट हो जाएगा, कैश डिस्काउंट अलाउ नहीं होगा। हाँ, ये इग्नोर हो जाएगा। कैश डिस्काउंट हमारा इग्नोर होता है, वो तो सेल होने के बाद होगा। ट्रेड डिस्काउंट तो पहले से ही दिया हुआ रहता है, प्रोडक्ट बिके या ना बिके। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब ये लोगे तो इतना छूट है, वो लोगे तो उतना, ये तो मार्केटिंग पॉलिसी हो गया। तो ये सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाना चाहिए। ठीक है, तो हम नहीं बोलेंगे कि ये लिस्ट अगर कोई याद कर लिया तो उससे सारा कॉस्ट शीट बन जाएगा, ऐसा बात नहीं है। हमें कंसेप्ट समझने के लिए ये लिस्ट काम आएगा कि हाँ इस वजह से ऐसा होता है। अब इसके बेसिस पे हम लोग जो है क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। पहला ये वाला, द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू मैन्युफैक्चर ऑफ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल। तो यहाँ पर दिया है रॉ मटेरियल का खर्चा, डायरेक्ट वेजेस, मशीन आवर्स वर्क, मशीन आवर रेट दिया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ब्रैकेट में जनरल दे दिया है, सेलिंग ओवरहेड पर यूनिट दे दिया, यूनिट्स प्रोड्यूस दे दिया, यूनिट सोल्ड दे दिया, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है। You are required to prepare a cost sheet in respect of the above showing cost per unit भी हमें दिखाना है, प्रॉफिट फॉर द मंथ भी दिखाना है। ठीक है, तो कॉस्ट पर यूनिट और प्रॉफिट फॉर द मंथ दोनों हमें कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। ऐसे लिख सकते हैं, कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल था शायद, हाँ, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल पर यूनिट निकालने बोला है हम लोग को, तो एक पर यूनिट का कॉलम तो जरूर बनाएंगे, और टोटल कॉस्ट वो भी बना लेते हैं। बोला नहीं है बट दोनों ही बना लेते हैं। पर्टिकुलरली जो बोलेगा वो तो बनाएंगे, लाइक कॉस्ट पर यूनिट बोला है। बाकी हम लोग चाहे तो टोटल कॉस्ट भी बना सकते हैं, बनाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल से रिलेटेड और कोई भी हमें डिटेल्स नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब यही हम लोग का रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है 1,80,000। तो यहाँ पर हम थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं रॉ मटेरियल 1,80,000, मुझे टोटल पता है। तो इसका पर यूनिट कितना होगा, तो हम लोग कितना यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। यूनिट प्रोड्यूस्ड है 4,000, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं आउटपुट 4,000। तो अगर 4,000 यूनिट बना रहे जिसमें 1,80,000 का रॉ मटेरियल का खर्चा है, तो फिर 1 यूनिट का कितना होगा, 45। डिवाइड करने से पता चल जाएगा 45, 4,000 से डिवाइड करो 1,80,000 को, तो जितना आएगा उतना ही। डायरेक्ट वेजेस 90,000, वेजेस से भी रिलेटेड और कुछ नहीं है, तो यहाँ पर लिख देते हैं ये डायरेक्ट ही है, नहीं भी लिखा तो भी ये डायरेक्ट है। फिर डायरेक्ट वेजेस टोटल में बोल रखा है 90,000, तो फिर एक यूनिट का कितना होगा, तो ये 4,000 के लिए 90,000, तो एक यूनिट का कितना हो जाएगा, डिवाइड करो 4,000 से, 22.5। अच्छा, और कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो ये दोनों मिला के हो जाएगा प्राइम कॉस्ट। टोटल में प्राइम कॉस्ट पर यूनिट बोलो, प्राइम कॉस्ट कितना हो रहा है टोटल, 2,70,000, और ये कितना हो जाएगा 67.50। चाहो तो इसको डिवाइड कर सकते हो 4,000 से, तो भी पता चल जाएगा। इसके बाद फैक्ट्री का खर्चा आएगा, इसके बाद बोलो कौन सा खर्चा आएगा, फैक्ट्री का खर्चा कौन सा ले, देखो ये हम लोगों ने लिख लिया, ये भी लिख लिया, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन, ये सेलिंग 80,000। बताए थे। हाँ 80,000 नाम लिखना पड़ेगा, किस चीज का नाम लिखेंगे, मशीन का, है ना, मशीन का खर्चा बोल के लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं एड फैक्ट्री ओवरहेड, तो फैक्ट्री ओवरहेड मशीन का खर्चा 10,000 आवर्स मशीन चला है, 1 घंटा चलने पे 8 रुपए का खर्चा है। ठीक है, तो फैक्ट्री ओवरहेड हो जाएगा मशीन वर्क 10,000 आवर्स एट द रेट ऑफ 80,000, तो टोटल में 80,000 लिखेंगे। 80,000 डिवाइडेड बाय 4,000, ये 20 हो जाएगा।
तो ये हो गया हम लोग का फैक्ट्री रिलेटेड और कोई भी खर्चा नहीं है, तो ये हो गया 8750 और ये हो जाएगा हम लोग का 3,50,000। ये हो गया हम लोग का, इसका टोटल को हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फिर फैक्ट्री कॉस्ट, या फिर फैक्ट्री कॉस्ट, कोई भी एक बोल सकते हैं। कौन सा खर्चा लगेगा फैक्ट्री कॉस्ट के बाद? एडमिनिस्ट्रेशन जनरल वाला, ठीक है, तो इसके हिसाब से बताओ इसके बाद कौन सा खर्चा लगेगा। यूनिट सोल्ड लेकिन 3,600 है, ये भी ध्यान रखो। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हो हाँ, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आएगा, तो ये हो गया हम लोग का फैक्ट्री कॉस्ट, यहाँ से लेस करना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, हम लोगों ने 4,000 यूनिट बनाया है, लेकिन हम लोगों का 3,600 यूनिट बिका है, तो 400 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक में होगा, तो उस 400 यूनिट का कॉस्ट कितना होगा बताओ। तो हम लोगों ने अभी जो फिनिश गुड्स बनाया उसका पर यूनिट कॉस्ट अभी तक कितना आया, उतना करके ही लगाएंगे ना। अभी हम लोगों का, हाँ 87.50 एट द रेट ऑफ 87.50, बोलो कितना आएगा, 400 इंटू 87.50 करके देख। 35,000. 35,000 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि थोड़ी ना पर यूनिट में कुछ ऐड ऑन हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। और लेस भी नहीं करना है क्योंकि 87.5 के नीचे थोड़ी ना 87.5 लिखोगे, ये तो रेट लिखा है कि 400 यूनिट का ये इतना है, ठीक है। तो फिर माइनस करने से ये कितना आ जाएगा, ये तो 87.5 ही रहेगा, रेट थोड़ी ना चेंज हो रहा है, हम लोग सिर्फ टोटल क्वांटिटी में चेंजेस कर रहे हैं, इससे पर यूनिट में थोड़ी ना कोई चेंजेस आएगा, टोटल में चेंजेस आएगा। तो 3,50,000 माइनस 35 करने से कितना आता है, 3 lakh 50. 3,15,000। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोगों का इस बार इतना सारा जो है फैक्ट्री कॉस्ट लगा था, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस करने के बाद जो बच गया इसको हम लोग क्या बोलेंगे, Cost of goods sold. कॉस्ट ऑफ हाँ, गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितना गुड्स बिका उसका कॉस्ट। अब इसमें क्या लगाना चाहिए, नॉर्मली इस पे हम लोग सेलिंग लगा लेते हैं, बट यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल वाला है, तो अगर तुम लोग देखोगे मैंने जो लिखवाया है वहां पर हमेशा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बिफोर आता है। तो अगर ऐसा रहा क्वेश्चन में तो हम लोग करेंगे, तो अब इस क्वेश्चन में है तो कर लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल वाला, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर जितना दिया हुआ है 35,000, 35,000 हो गया। अब पर यूनिट कितना करके हुआ होगा, अब ये खर्चा कब लगा है, ये खर्चा लगा अभी हमारा 4,000 यूनिट की जगह कितना हो चुका है, क्योंकि जैसे एडमिनिस्ट्रेशन जनरल वाला खर्चा जितना गुड यूनिट्स बिका है उस पे लगेगा, ठीक है, जैसे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा जितना यूनिट बिकता है उस पे लगता है, तो ये भी उस टाइप ऑफ खर्चे में आता है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल वाला, तो वो जितना यूनिट बिकेगा उस पे लगता है। तो बोलो ये 35,000 कितने यूनिट बिके उस पे लगेंगे, तो फिर पर यूनिट कैसे निकालोगे, 35,000 डिवाइडेड बाई 3600, हाँ तो कितना आएगा 9.7, 9.7, ठीक है, 9.72। अच्छा, अब इसके बाद सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ये भी ऐड कर लेते, तो ये इसके नीचे ही कर लेंगे, उसके बाद एक बार में लिखना होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना होगा, बोला है कि पर यूनिट 5 रुपीज, और ये भी खर्चा हमेशा बिकने वाले यूनिट पे लगता है, ठीक है। तो 5 इंटू कितना हो जाएगा, 3,600. तो कितना आ जाएगा, 18,000, और यहाँ कितना आएगा 5, पहले ही बता दिया था 5, तो अब करने का क्या जरूरत है, अगर करोगे भी तो 5 ही निकलेगा ना, 3,600 से डिवाइड करो, और कुछ नहीं था। टोटल करने पे आएगा टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो बताओ कितना आ रहा है, 3,68,000। अच्छा, और पर यूनिट
100%. अच्छा, अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट निकालने बोला था। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? सेल्स वैल्यू से अगर कॉस्ट लेस कर देंगे तो प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो दिया हुआ है देखो, सेल्स वैल्यू, यूनिट सोल्ड 3600, सेलिंग प्राइस 125, तो 3600 इंटू 125 माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स या टोटल कॉस्ट 3,68,000, और ये बता दो कितना हो रहा है। थर्टी सिक्स इंटू 125 4,50,000, तो माइनस करने से कितना हो रहा है प्रॉफिट? 0,0,0 82 82,000 प्रॉफिट। बस यहाँ पर प्रॉफिट भी बनाने के लिए बोला था तो ये बना दिया हम लोगों ने, बाकी कॉस्ट शीट इस तरीके से बनी। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन में हम लोग को प्राइम कॉस्ट वगैरह निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो ये कर लेते हैं, ये बन जाएगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन 2, स्टेटमेंट यहाँ पर हमें प्रिपेयर करने के लिए क्या बोला है, ये देखो नीचे दिख रहा होगा। रॉ मटेरियल कंज्यूम, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स और नेट प्रॉफिट, ये अलग अलग निकालने बोला है। प्रिपेयर स्टेटमेंट गिविंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, तो कॉस्ट शीट बनाएंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें एक जगह पे ही मिल जाएगा। तो हम लोग कॉस्ट शीट बना लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर द मंथ ऑफ जून, जून 1 से जून 30 तक का पर्टिकुलर अमाउंट। अच्छा, सबसे पहले बोला है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ WIP, कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, वेजेस पेड, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन बोला है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेल्स, बस इतना ही बोला है। तो सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड डायरेक्ट मटेरियल के लिए। तो सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जो भी अवेलेबल है उसके हिसाब से लिखेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है हम लोग का 60,000 प्लस परचेज, उसके बाद आ जाएगा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, ज्यादा कुछ तो इंफॉर्मेशन है नहीं, जैसे पढ़ा उस हिसाब से लिख रहे हैं। 4,80,000, कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी नहीं है हम लोग का, तो ये हो जाएगा रॉ मटेरियल अवेलेबल, रॉ मटेरियल अवेलेबल 5,40,000 माइनस करना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो पता चल जाएगा कि कितना रॉ मटेरियल जो है यूज हुआ है। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 50,000, 30 जून वाला जो कॉलम है वो हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक बता रहा है 50,000। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम निकल जाएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर ए लिख दे रहे हैं क्योंकि हमें ABC करके पूछा था। ठीक है, तो इसी फॉर्मेट के अंदर क्वेश्चंस के आंसर मिलते जाएंगे। तो पॉइंट ए लिख दिया, रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना आ रहा है? 4,90,000। अच्छा, 4,90,000 ये हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या ऐड होगा? डायरेक्ट लेबर या वेजेस जो भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखो वेजेस पे 2,40,000, तो ऐड कर लेते हैं। टोटल करने से आ जाएगा 6,30,000। ठीक है, तो ये हम लोग का हो जाएगा प्राइम कॉस्ट। तो हमें ना सेकंड में ये निकालने बोला था प्राइम कॉस्ट, तो ये हम लोग का पॉइंट बी हो गया। एक बार हम चेक कर लेते हैं, पॉइंट बी में प्राइम कॉस्ट
7,30,000. ओ 7,30,000, 7,30,000। अच्छा, इसके बाद आ जाएगा फैक्ट्री का खर्चा। देखते हैं फैक्ट्री के खर्चे में क्या बोल रखा है। फैक्ट्री ओवरहेड डायरेक्टली दे दिया 1,00,000, कुछ अलग अलग बोला नहीं है। तो फैक्ट्री ओवरहेड 1,00,000, तो टोटल हो जाएगा 8,30,000। ये हो गया फैक्ट्री कॉस्ट। अब देखना है कि कुछ ओपनिंग और क्लोजिंग WIP है कि नहीं। तो ओपनिंग WIP ये देखो है, और क्लोजिंग वाला भी हमें बता दिया है। तो ओपनिंग ऐड हो जाएगा 12,000। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP 12,000। ये ऐड करने से कितना आ रहा है, 8,42,000। इसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट की। टोटल इतना लगेगा। लेकिन जब इसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस हो जाएगा तो निकलेगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट 15,000। कितना आ रहा है, 8,27,000. 8,27,000। अब फैक्ट्री का कंप्लीट हुआ। अब ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का लगना चाहिए। तो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर बोला है ये रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, तो ये इसके बाद हम लोगों का ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ हम लोग को क्या नेट फैक्ट्री कॉस्ट भी निकालने बोला था। ठीक है, तो हम लोग का जो ओवरऑल आया वहीं पर C लगा देंगे, यही पूछा होगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अब इसके बाद ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तो बोला है प्रोडक्शन से रिलेटेड, तो इसके बाद ऐड होगा, देख सकते हो कॉस्ट शीट में। ठीक है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 50,000। तो टोटल करने से कितना आ जाएगा, 8,77,000। अब ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है कि नहीं देखना पड़ेगा। ओपनिंग क्लोजिंग था, ये रहा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 90 और क्लोजिंग 1,10,000। तो इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग, ये हो गया मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP 90,000। ऐड करने से आ जाएगा गुड्स अवेलेबल। बोलो कितना आ रहा है, 9,00,000। ओ फिनिश गुड्स होगा, ये बोलती हूँ। अच्छा, कितना आएगा टोटल, 9,00,000 कुछ एक आना चाहिए। 9,67,000. अच्छा, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 1,10,000। 8,57,000 ये हम लोग का आ गया COGS, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। या ये हम लोग को निकालने के लिए बोला था कहीं पर, तो पॉइंट D लगा देंगे। हाँ बोला था। और लास्ट में नेट प्रॉफिट, ये पॉइंट D हो गया। COGS के बाद सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 25,000 ऐड कर देते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है 25,000। तो टोटल 882। टोटल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल्स, एग्जाम में कोई भी एक लिखने से हो जाएगा। ठीक है, प्लस सेल्स बोला है 10,00,000, तो प्रॉफिट हमें बैलेंस करके मिल जाएगा। कितना आएगा, ये E पॉइंट हो जाएगा 1 लाख 1,18,000। अच्छा, ये वाला ना काफी बड़ा है, ये पढ़ के रखना है। क्योंकि जब हम करवाएंगे इसमें ना
एक कंप्लीट क्वेश्चन है, बोल सकते हैं कि मैक्सिमम क्या क्या आ सकता है। ये देखो कितना बड़ा है, कितना सारा चीज करना पड़ेगा, करना वही है, कॉस्ट शीट ही करना है, लेकिन बहुत सारा चीज है। अगर ये पढ़ के रखोगे तो करने में आसानी रहेगा, ठीक है। लेकिन ये शायद हम लोग का नेक्स्ट क्लास में नहीं होगा, उसके बाद वाले क्लास में होगा। नेक्स्ट क्लास में वो एकदम एंड में करवाएंगे हम। तुम लोग ये करके देख सकते हो, ये होमवर्क में ये क्वेश्चन 1 2 यहाँ से 1 और 2, ठीक है। 4 अगर नहीं 3 नहीं समझ में आए तो छोड़ो, 1 2 और 4 ये करके देख सकते हैं। 1 2 और 4 ये हम होमवर्क देते हैं। 1 2 और 4 ये किया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पहले ये करेंगे। हम तो 3 भी करवाएंगे, मतलब जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और वो जो बड़ा वाला 3 क्वेश्चन है ना, वो तुम लोग पढ़ के रखोगे तो ही तुम लोग समझ पाओगे जब करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में नहीं करेंगे, उसके बाद वाले क्लास में करने वाले, तो पढ़ के रखना है। ठीक है, फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं।